हाँ, गुड आफ्टरनून। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। हाँ, तो कल अपन पढ़ रहे थे व्यापार नीति के बारे में, और उससे पहले गरीबी दूर कर ली थी। गरीबी को दूर करने की कितनी विधियां होती है? दो। एक तो जगदीश भगवती, और दूसरा अमर्त्य सेन। सेन और भगवती विवाद है, और उसमें जगदीश भगवती के द्वारा डॉक्टर जगदीश भगवती ने क्या बताया कि सबसे पहले तो क्या किया जाए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करो, उसके बाद में आर्थिक सुधार लागू करो जिससे निवेश हो, निवेश होने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, गतिविधियां बढ़ने से रोजगार सर्जित होंगे और लोगों की आय बढ़ेगी जिससे कि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे, और सरकार के पास भी टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो भी गरीबी निवारण के जो कार्यक्रम है वो शुरू कर सकेंगे। दूसरा अमर्त्य सेन का डायरेक्ट रिड्रेसल मेथड, जिसके अंदर वे कहते हैं कि सरकार को द्वारा जो है सीधी सहायता दी जानी चाहिए, प्रत्यक्ष सहायता जो है वो दी जानी चाहिए। ठीक है, जैसे खाद्य सुरक्षा, नरेगा चलाया जाए, आवास दे दिया जाए, कोई गैस सिलेंडर दे दिया जाए, इस तरीके की जो है चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अभी वर्तमान में इन दोनों का मिश्रण यूज होता है। फिर अपन ने पढ़ा व्यापार नीति। व्यापार नीति क्या होती है? शेष विश्व के साथ में हमारा जो भी लेन देन हो रहा है उससे संबंधित जो नीति है उसको अपन व्यापार नीति कहते हैं, और इसका जो अकाउंट होता है उस अकाउंट को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है करंट अकाउंट, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। एक तो चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। करंट अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, विजिबल और इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य। दृश्य के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, इसमें सर्विसेज, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, रेमिटेंस और गिफ्ट्स एंड डोनेशंस इसमें आते हैं। और कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर एक तो निवेश, ऋण और एनआरआई। निवेश दो प्रकार का होता है, एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जो पूंजी ये भुगतान संतुलन है, और भुगतान संतुलन कौन सा खाता है? चालू खाता, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का ये जो विजिबल सेक्शन होता है, जो इसका दृश्य भाग होता है, इस दृश्य भाग पर स्थिति किस प्रकार की है? घाटा। कौन सी स्थिति होती है? घाटे की स्थिति होती है। क्यों होती है घाटे की स्थिति? क्योंकि हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, और इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, इसका मतलब डॉलर जाता तो ज्यादा है और आता कम है, और ओवरऑल क्या रहेगा? ये माइनस की स्थिति जो है वो रहेगी। यहाँ सर्विसेज किस में रहती है? ये प्लस में होती है, सरप्लस होता है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड में हम डेफिसिट में रहते हैं, इसमें सरप्लस होता है, इसमें भी सरप्लस होता है। ओवरऑल ये किस में रहता है? सरप्लस में। पर अगर इन दोनों को बैलेंस किया जाए तो बैलेंस करने के बाद में यहाँ पर एक करंट अकाउंट भी किस में रह जाएगा? ये डेफिसिट में, और इसको कहते हैं चालू खाते का घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट। लिखो भुगतान संतुलन के चालू खाते there is a deficit is observed, there is a deficit observed on visible section of current account। भुगतान संतुलन के चालू खाते के दृश्य भाग पर घाटे की स्थिति देखी जाती है। There is a deficit observed on visible section of current
अकाउंट ऑफ बैलेंस पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के चालू खाते के दृश्य भाग पर घाटे की स्थिति देखी जाती है। देयर इज अ डेफिसिट ऑब्जर्व्ड ऑन विजिबल सेक्शन ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन के चालू खाते के दृश्य भाग पर घाटे की स्थिति देखी जाती है क्योंकि भारत में आयात अधिक है और निर्यात कम। बिकॉज इन इंडिया इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि भारत में आयात अधिक है तथा निर्यात कम। बिकॉज इन इंडिया इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। इस घाटे को व्यापार घाटा कहा जाता है। दिस डेफिसिट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। इस घाटे को व्यापार घाटा कहा जाता है। दिस डेफिसिट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। इस घाटे को व्यापार घाटा कहा जाता है। दिस डेफिसिट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। अदृश्य घाटे पर देखो तबीयत खराब है। अदृश्य खाते पर आधिक्य की स्थिति होती है। मैंने सोचा था नहीं आएगी, पर छींक आने के बाद में रुकती नहीं है। अदृश्य खाते पर आधिक्य की स्थिति होती है। अ सरप्लस इज ऑब्जर्व्ड ऑन इनविजिबल अकाउंट। अदृश्य खाते पर आधिक्य की स्थिति होती है। A surplus is observed on invisible account. अदृश्य खाते पर आधिक्य की स्थिति होती है, परंतु फिर भी चालू खाता घाटे की स्थिति में रहता है। बट स्टिल द करंट अकाउंट रिमेन्स इन डेफिसिट। परंतु फिर भी चालू खाता घाटे की स्थिति में रहता है। बट स्टिल द करंट अकाउंट रिमेन्स इन डेफिसिट। चालू खाता घाटे की स्थिति में रहता है, जिसे चालू खाते का घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। विच इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसे चालू खाते का घाटा या करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। चालू खाता किसकी स्थिति में रहता है? ये घाटे की स्थिति में। हमारे यहाँ करंट अकाउंट में डेफिसिट है। अब जैसे इंपोर्ट आपके ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। मान लो कि यहां पर आपने एक साल के अंदर 150 करोड़ का इंपोर्ट किया और 100 करोड़ का क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। तो 150 करोड़ का इंपोर्ट है, 100 करोड़ का एक्सपोर्ट है, यानी 50 करोड़ डेफिसिट है। और इस डेफिसिट को क्या कहेंगे? व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट किसके ऊपर होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो होता है। और इधर इनविजिबल अकाउंट पे, अदृश्य खाते पर, अदृश्य खाते पर जो है वो सरप्लस रहेगा। अब मान लो यहां पर कुछ सरप्लस रहा 20 करोड़ का। क्या है? 20 करोड़ का आपके पास सरप्लस है कि यहां पर जो पैसा आया है, डॉलर ज्यादा है, वो 20 करोड़ डॉलर जो है वो आपके पास ज्यादा आएगा। यहां 50 करोड़ डॉलर आपको देने हैं, ये चुकाने हैं। तो इन दोनों को क्या किया जाएगा? बैलेंस। और इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो ये करंट अकाउंट में 30 करोड़ डॉलर का अभी भी घाटा है, यानी 30 करोड़ डॉलर की अभी भी क्या है? कमी है। अब ये कमी कहां से पूरी होगी? ये कमी जो है ये पूरी होती है कहां से? कैपिटल अकाउंट से। पूंजी खाता जो है वो हमारा रहता है सरप्लस में। पूंजी खाता किसमें रहेगा? सरप्लस में। क्यों रहेगा सरप्लस में? क्योंकि देखो निवेश, इन्वेस्टमेंट भारत में आता ज्यादा है और भारत से जाता कम है। कि भाई ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग जो है वो विदेशों में जाकर ज्यादा निवेश करें। और इसके ऊपर आरबीआई ने प्रतिबंध भी लगा रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है तो वो एक साल में मतलब 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा का जो है वो विदेशों में निवेश नहीं कर सकते। तो विदेशों में निवेश के ऊपर प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। इसलिए डॉलर हमारे यहां से जाता तो बाहर कम है, और बाहर से अगर कोई विदेशी निवेशक अगर निवेश लेकर आता है तो उसको हम वेलकम करते हैं। तो इस तरीके से यहां निवेश में पॉजिटिव आएगा। प्लस उधार अपन लेते ज्यादा है और देते कम है, तो यहां भी पॉजिटिव। और एनआरआई जो है
विदेशों के अंदर पैसे कमा रहे हैं और उन्होंने भारतीय बैंकों के अकाउंट्स में पैसे रख रखे, डॉलर में रख रखे, और डॉलर में रख रखे हैं तो वहां पर भी प्लस होता है। तो इसलिए ओवरऑल ये किसमें होता है, प्लस के अंदर होता है। और इस प्लस से ये जो सरप्लस है, इस सरप्लस से किसको मेंटेन कर दिया जाएगा, इसको बैलेंस कर दिया जाएगा। जैसे मान लो ये ओवरऑल जो है 50 करोड़ आ गया, 50 करोड़, तो अब इस 50 करोड़ से ये 30 करोड़ बैलेंस हो जाएंगे और बाकी कितने रह जाएंगे, 20 करोड़। ये 20 करोड़ कहां पर होंगे, कैपिटल अकाउंट में तो है, ये रहते कहां पर है, ये रहते हैं मार्केट में। यानी 20 करोड़ डॉलर की सप्लाई है मार्केट के अंदर, कि बाजार में डॉलर कितना है एक्स्ट्रा, बाकी सब सप्लाई करने के बाद में 20 करोड़ डॉलर। मतलब ये देखो, ये जितने भी लेन देन है, अपन कह रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता क्या है, लेन देन, दूसरे देशों से हमारे जो भी लेन देन है वो लेन देन हो रहे हैं। अब लेन देन करने के लिए करना क्या पड़ता है, या तो आपको डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा या रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। और ये रुपए को डॉलर और डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करता कौन है, आरबीआई करता है। आरबीआई के द्वारा कुछ लाइसेंस डीलर होते हैं, और होते हैं कुछ लाइसेंस्ड डीलर है जो कि ये कार्य करते हैं। आरबीआई ने कईयों को लाइसेंस दिया हुआ है कि आप जैसे किसी कंपनी को दे दिया, जैसे एक कंपनी आपने नाम सुना होगा वेस्टर्न यूनियन बैंक है। अब ये वेस्टर्न यूनियन बैंक वाले ये क्या करते हैं, ये डॉलर को कन्वर्ट करते हैं रुपए में और रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके देते हैं। तो अब इनके लिए, इनके पास में कहीं से तो डॉलर आएगा मार्केट में और कहीं से डॉलर जाएगा। आएगा तो कब, जैसे अगर किसी ने एक्सपोर्ट किया है, जिसने एक्सपोर्ट किया है उस एक्सपोर्ट करने वाले को पेमेंट किस में रिसीव होगा, डॉलर में रिसीव होगा। तो डॉलर में रिसीव हुआ, पर डॉलर का पेमेंट उसके क्या काम का, उसको तो क्या करना पड़ेगा, उसे रुपए में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके जितने भी खर्चे हैं वो सब रुपए में हो रहे हैं। तो वो जाएगा किसी ऐसी जगह पर और वहां जाकर डॉलर देगा और उसके बदले क्या ले लेगा, रुपया जो है रुपया ले लेगा। इसी तरह से अगर किसी ने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया तो उसके पास अभी खुद की जेब में तो है रुपए, और उसको पेमेंट किस में करना है, डॉलर में करना है। तो उसको वो रुपए लेकर यहां जाएगा और डॉलर यहां से ले जाएगा, तो डॉलर की वापस बाहर चला जाएगा। फिर अगर किसी ने सेवाओं का एक्सपोर्ट किया है, सेवाओं का एक्सपोर्ट किया तो वो क्या करेगा, डॉलर लेके आएगा। जैसे अपन ने अभी जो एग्जांपल है उसके अंदर वस्तुओं का जो आयात निर्यात है उसके अंदर अपन देखें कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट तो कितना था $150 और एक्सपोर्ट कितना है $100, 100 करोड़ का। इसका मतलब ये जो डॉलर आया है वो तो कितना आया है, 100 करोड़ डॉलर आया है, और गया कितना है 150। पर 100 करोड़ आए और 150 बाहर जाए, ये कैसे संभव है। 100 करोड़ आएगा तो 150 करोड़ बाहर नहीं जा सकता, 100 करोड़ आया तो मैक्सिमम 100 करोड़ ही वापस जा सकता है। यानी 50 करोड़ का क्या अभी भी घाटा है। इस 50 करोड़ की आपको और कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी, और ये व्यवस्था के लिए क्या होगा, फिर ये इधर से आएंगे इनविजिबल वाले, कि यहाँ पे इनविजिबल वाले जो है ये पैसे ले आए, इन्होंने कितना डॉलर लेके आए, ये 20 करोड़ डॉलर एक्स्ट्रा लेकर आए। टोटल कितना लेके आए, 20 करोड़। यानी इससे थोड़ा और 20 करोड़ को और पूरा कर लिया, यानी अभी भी कितना बच गया, और वो 30 करोड़ आपका क्या है, करंट अकाउंट का पूरे का डेफिसिट है। फिर कैपिटल अकाउंट की तरफ देखेंगे कि कोई एफडीआई के अंदर, कोई उधार के अंदर, कोई एनआरए के खातों में, वहां से भी डॉलर जो है अपने पास आ रहा है। और ये टोटल डॉलर कितना आ रहा है, 50। अब ये 30 तो गए माइनस, और बचे कितने, 20। यानी बाजार के अंदर जो डॉलर है वो कितना है, 20 करोड़ डॉलर का जो है वो बाजार के अंदर रह गया। अब ये जो डॉलर है ये ज्यादा है या कम है, भाई इसको डॉलर को, बाजार में डॉलर कितना रहना चाहिए, ये कौन देखता है, आरबीआई। आरबीआई ने पहले से देखा होता है कि अपन को एक्सचेंज रेट कितनी मेंटेन करनी है, और उस एक्सचेंज रेट के आधार पर वो देखते हैं कि मार्केट में डॉलर की सप्लाई कितनी होनी चाहिए। जैसे अभी मार्केट में डॉलर की एक्स्ट्रा सप्लाई कितनी है, 20 करोड़ की। मान लो कि अगर आरबीआई ने अपने दिमाग में ये निर्धारित कर रखा है कि अपने पास में मार्केट में 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा का डॉलर जो है वो नहीं होना चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगी, इस 20 करोड़ में से 10 करोड़ डॉलर आरबीआई खरीद लेगी, और खरीद कर आरबीआई का एक रिजर्व है जिसको अपन कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, इस फॉरेक्स रिजर्व के अंदर रख देंगे। फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर जो है वो डाल दिया यहां से, यहाँ क्योंकि उनको लगा एक्स्ट्रा सप्लाई थी तो उसको यहां वहां से निकाला और कहां डाल दिया, इसको फॉरेक्स रिजर्व में। इससे कारण आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगेगा। फिर अगर, तो ये तो स्थिति जब है जब आपके पास में डॉलर क्या हो, वहां पर एक्सेस में अंदर हो। पर अगर सिचुएशन यहां उल्टी हो जाए, या 30 करोड़ डॉलर है और ये 35 ही हो, तो इसका मतलब 30 तो जाएगा बैलेंस, और बचेगा कितना, 5। और आरबीआई का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से डॉलर कितना रहना चाहिए, 10 का कैलकुलेशन है, 10 का कैलकुलेशन है मतलब। और यहां पर कितना है मार्केट में 5 ही डॉलर है,
5 करोड़ डॉलर है, तो इसका मतलब फिर आरबीआई क्या करेगी, अपने इसमें से निकाल कर यहां पर डॉलर को बेच देगी और डॉलर की सप्लाई को वापस $10 के करीब कर देगी। ठीक है, तो यहां तक भी बात सही है। पर अगर ऐसा हो कि यहां आपका जो यही $10 करोड़ ही आ रहा हो, तो ये 30 करोड़ का इधर आपको बैलेंस करना है और उधर है कितना, मात्र 10 करोड़, यानी 20 करोड़ की अभी भी क्या रह गई, कमी। तो 20 करोड़ की कमी पूरी कहां से होगी, यहां से होगी फॉरेक्स रिजर्व से। इस फॉरेक्स रिजर्व से जो है वो और डॉलर वहां सप्लाई किया जाएगा और डॉलर को सप्लाई करके उसको सबको पूरा किया जाएगा। पर यह तभी किया जा सकता है जब यहां पर डॉलर हो। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि भाई वहां जो मार्केट है उस मार्केट में डॉलर की कमी चल रही है, जो आपका करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में इतना ज्यादा हो चुका है कि उसको बैलेंस किया ही नहीं जा पा रहा है। अब आरबीआई ने इधर आई, अपने देखा फॉरेक्स रिजर्व में पूरा घूम के सब जगह हाथ घुमा के देख लिया और कोई एक आधा डॉलर जो है वो मिला है, यानी ये जो है क्या हो चुका है, ये खाली हो चुका है। और ये खाली हो गया है, इसका मतलब कि अब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें एक संकट आ गया है। जिसको क्या कहते हैं ऐसे संकट को, कि देश एक संकट में आ गया कि आयात तो लेने अपन को, आयात करने तो है, पर आयातों को चुकाने के लिए हमारे पास में डॉलर नहीं है। और डॉलर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद में पहले तो अनावश्यक आयात जो है उनको तो मना ही कर देंगे कि फालतू तो डॉलर किसी को देना ही नहीं है। जबरदस्ती को डॉलर मांगने आ जाए, कोई आ जाए कि साहब मेरे को जो है वो घूमने जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, घूम के आऊंगा, आरबीआई 2 थप्पड़ देंगे, जय इधर शिमला में बर्फ पड़ रही है भाई, उधर भाग गया, तो वो वहां जो है उसको इधर उधर घूमने के लिए डॉलर, ये घूमने घूमने के लिए डॉलर नहीं है, डॉलर बहुत प्रेशियस है। फिर कोई कहे मेरे को कार खरीदनी है और मैं विदेश से कार लेके आऊंगा, आरबीआई जो है वो गया हुआ है विदेश से, खरीद ले, यहाँ पर थार आई हुई आज वो ले ले, कोई जरूरी नहीं है फालतू की कारें वारे खरीदने। तो ऐसे अनावश्यक खर्चों के लिए आपको जो है डॉलर नहीं मिलेगा। सिर्फ किस लिए मिलेगा, देश के एक सब ऑयल लाना है या दवाइयां लानी है, तो फिर उसमें कहेंगे देखो यहां नहीं मिल सकता है कि यहाँ कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता है, नहीं साहब नहीं हो सकता, यहाँ है ही नहीं ऑयल, आपके घरेलू बाजार के अंदर ऑयल है ही नहीं, ये तो बाहर से ही लाना पड़ेगा। हाँ फिर ले जाओ, पर वो भी उतना ही लाना जितने की आवश्यकता हो। इसको थोड़े तेल की कीमतें बढ़ाओ रे, ये क्या सस्ती कर रखी है, इसको कीमतें बढ़ाओ, ये ऐसे घूमते रहते हैं तेल ले, मतलब गाड़ियां लेके इधर उधर, तो ये गाड़ियां लेकर इधर उधर घूमे ना, गाड़ी तेल का यूज, ऑयल का यूज बहुत प्रीशियस तरीके से ही होना चाहिए, इसलिए तेल की कीमतें क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो लोग जो है इसका यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे सब हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। और फिर भी अगर डॉलर कम पड़ गया, इसके बाद भी सिर्फ एसेंशियल चीजें खरीद रहे हो आप बाहर से, उसके बाद भी अगर डॉलर कम पड़ गया है, तो इसका मतलब है कि देश क्या आ गया है, देश में एक संकट आ गया है, जिसको कहते हैं भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या बीओपी क्राइसिस। जैसे अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में आया, श्रीलंका के अंदर जो संकट है वो कैसा संकट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था कि श्रीलंका के अंदर जो उनके पास में डॉलर जो है बाहर से जो आता है, डॉलर का जो सप्लाई है जो है ना, तो ये एक्सपोर्ट तो उनके इतने ज्यादा होते नहीं है, तो एक्सपोर्ट वगैरह से तो नहीं आता, उनके डॉलर के जो मेन सोर्स था वो मेन सोर्स था टूरिज्म, कि श्रीलंका के अंदर बाहर से टूरिस्ट जो है वो आते हैं, और टूरिस्ट आते हैं तो वो वहां पर आकर डॉलर में खर्चा करते हैं, डॉलर में खर्चा करते हैं तो उनके पास में डॉलर आता है। ठीक है, बाकी उनके एक्सपोर्ट्स बाकी चीजों में, जैसे कॉफी का एक्सपोर्ट वो करते हैं, रबड़ का एक्सपोर्ट भी थोड़ा बहुत करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट उनके बहुत सीमित है। मेनली उनका क्या सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज कमाने का, वो है टूरिज्म। और 2019 में उनके यहाँ एक कोई ब्लास्ट हुआ, ईस्टर के दिन वहां को एक आतंकवादी हमला हो गया, और आतंकवादी हमला होने के बाद में टूरिज्म के सेक्टर के अंदर श्रीलंका को एक मतलब उस जोन में देखा जाने लगा कि यार ये थोड़ा टफ कंट्री है, या फिर ये यहाँ पर सुरक्षा इतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से वहां पर टूरिस्ट आने हो गए कम, टूरिस्ट आने कम हुए, और इसके कारण उनके जो डॉलर की जो आ रहा था वो कम हो गया। और फिर 2020 के अंदर तो लॉकडाउन ही लग गया, कोरोना फैल गया, और कोरोना के कारण जो है और टूरिस्ट एकदम से बंद हो गए, तो जो डॉलर आपकी सप्लाई हो रही थी, डॉलर की कमाई हो रही थी, वो सारी कमाई होनी बंद हो गई। और बंद होने के कारण आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व है, वो कम होकर पहुंच गया $1 मिलियन तक। मात्र कितना है ये, $1 मिलियन जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। और इससे उनकी स्थिति बन गई कि वहां पर जो बेसिक चीजें हैं वो भी खरीदने की अब वो पॉसिबल नहीं हुआ। इसलिए संकट को क्या नाम दिया गया, भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो श्रीलंका इससे गुजर रहा है, पाकिस्तान इसी से गुजर रहा है, और बांग्लादेश के अंदर भी लगभग ऐसी स्थिति जो है अभी बनी है। तो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के अंदर कौन सा संकट चल रहा है अभी,
बैलेंस ऑफ पेमेंट। भारत में ये संकट आया था 1991 में। 1991 में हमारा भी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होकर रह गया था 1 बिलियन, कितना डॉलर है, $1 बिलियन के करीब जो है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रह गया था। और इससे ऐसा था कि आप 2 हफ्ते के आयात कर सकते हो, उसके बाद के आयात करने के लिए आपके पास में पैसे नहीं है। फिर अपन ने देखा कि यार कहीं से तो पैसे लाओ, क्योंकि उस समय ये हमारा जो उस काल के अंदर हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था समाजवादी है, सोशलिस्ट है। और सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ प्रोड्यूस तो हो नहीं रहा है, किसी प्रकार का उत्पादन हो नहीं रहा है। उत्पादन नहीं हो रहा तो एक्सपोर्ट तो बहुत ही लिमिटेड चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, सिर्फ कोई मिनरल्स वगैरह एक्सपोर्ट कर लो तो वो बात अलग है, बाकी खुद उत्पाद तो बनाकर आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो। तो ये बहुत कम एक्सपोर्ट जो है वो हो रहा था। और हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर निवेश, बाहर से विदेशी निवेश को हमारे नहीं देते थे कि ना विदेशी निवेश आ जाएगा, विदेशी कंपनी आ जाएगी, ये कंपनी आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, हमें गुलाम बना लेगी, हमारा शोषण कर लेगी। तो अपन को ऐसा लग रहा था। बाकी उनका तुम्हारा कौन शोषण कर लेगा, तुम खुद तुम्हारा शोषण कर रहे हो, दूसरे को कहाँ जरूरत है तुम्हारा शोषण करने की। तो विदेशी निवेश को अपन ने बैन कर रखा था। एनआरआई इनके खातों में कुछ पैसे थे, पर 1986-87 के करीब भारत की जब स्थितियां, जब उनको पहले दिख गया कि थोड़े दिन में ये तो जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, ये थोड़े दिन में बर्बाद होंगे, तो एनआरआईज ने तो अपने पैसे पहले ही निकाल लिए। तो यहां भी अपन जो सरप्लस था वो हो गया, घाटा हो गया, बचा ये एक ऋण, उधार ला कर अपना काम चला। और उधार भी स्थिति ऐसी हो गई कि अपन जहां जहां से उधार ला सकते थे वहां से सब जगहों से उधार ले आए। फिर फाइनली अपन को कोई उधार देने को भी तैयार नहीं था, सीधे कैसे चले जाएंगे साहब हमें कोई उधार दे दो, तो उधार देने को भी तैयार नहीं। लास्ट के अंदर जाकर भारत ने अपना जो गोल्ड है वो गिरवी रखा। आरबीआई के रिजर्व्स है, आरबीआई के रिजर्व्स में क्या है, गोल्ड रखा हुआ है। और वो जो आरबीआई के रिजर्व्स है उन रिजर्व्स को ओपन किया गया, ओपन करके उनमें से फिजिकल गोल्ड निकाला गया। और गोल्ड निकालकर जहाजों में भरा और जहाज भर के कहां ले गए, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान, ये 2 जगहों से भारत से उधार मिला। और इसके लिए क्या गिरवी रखना पड़ गया आपको, अपना गोल्ड जो है गिरवी रखना पड़ा। और गोल्ड गिरवी रखा और उससे जो भी उधार मिला वो मिला 200-400 मिलियन का, और वो तो आते ही खत्म हो गया। आया और 10-15 दिन चला और 10-15 दिन के बाद में वो भी खत्म। अब तो गोल्ड भी नहीं है अपने पास में गिरवी रखने के लिए। फिर हम किसके पास में गए, आईएमएफ के पास। ऐसी जब परिस्थिति बनती है तब किसके पास जाया जाता है, आईएमएफ जो है उस आईएमएफ के पास जाता है। तो इतनी बुरी स्थिति हो गई और हम आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ वालों ने फिर कहा कि अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो तुम, ये क्या हर बार मांगने आ जाते हो, तुम थोड़ा कमाओ, ये कमाते क्यों नहीं हो। तो फिर अपन ने कहा कमाते कैसे हैं, अरे कमाते कैसे, हमें तो लगा कि सिर्फ डॉलर मांगा ही जाता है, मांगने के अलावा ऐसे कमाने वमाने वाला तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया। तो अरे मूर्खों, कमाई भी की जा सकती है। और ये कमाई कैसे की जा सकती है, एक तो ये क्या हर चीज सरकार बनाएगी, सारे काम अर्थव्यवस्था के सारे काम सरकार करेगी। सरकार क्यों करेगी, सरकार को कहो जो सरकार का काम है वो करे, तुमसे सरकार वाला काम तो हो नहीं रहा है। और कानून बनाओ, नियम बनाओ, विनियम बनाओ, वो बनाने का काम है तुम्हारा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, वो करने का काम सरकार का है। सरकार अपना मुख्य काम तो कर नहीं रही है, और जो काम करना चाहिए वो काम कौन कर रहा है, सरकार। तो सरकार कहा कि इन सब चीजों में आप काम छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर को आने दो, निजी क्षेत्र को आने दो, उनको अपना अपना काम करने दो। वो जब काम करेंगे तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो रोजगार जनरेट होंगे, और साथ साथ तुम्हारे यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो तुम कुछ उत्पाद बनाओगे, और उत्पाद बनाओगे तो उसको एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। और फिर आपके यहीं जब घरेलू बाजार के अंदर चीजें बनने लग जाएगी तो बाहर से आयात करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इंपोर्ट भी थोड़े कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट थोड़े बढ़ जाएंगे। और ये विदेशी कंपनियां हैं, इनको आने तो कोई तुम्हारा ऐसा गुलाम नहीं बनाएगा, तुमको चिंता मत करो, ऐसा कोई शोषण होने वाला नहीं, इतने बोले नहीं हो तुम कि तुम्हारा कोई शोषण कर लेगा। तो निवेश को आने दो, और निवेश आएगा तो वो भी क्या लेकर आएगा अपने साथ, डॉलर लेके आएगा, ताकि तुम्हारा करंट अकाउंट सरप्लस में रहे। तो इस तरीके से फिर भारत ने 1991 के सुधार जो है सुधार किए, और सुधार करके इन सब चीजों को लागू किया गया। तो भारत में भुगतान संतुलन का संकट कब आया था, 1991 में। लिखो क्या लिखा है अभी, लास्ट तक के लास्ट लाइन क्या थी, चालू खाते का घाटा कहा जाता है। एक और लाइन लिखो इसमें, भारत में पूंजी खाते पर इन इंडिया अ सरप्लस इज ऑब्जर्व्ड ऑन कैपिटल अकाउंट। भारत में पूंजी खाते पर आधिक्य की स्थिति देखी जाती है। अ सरप्लस इज ऑब्जर्व्ड ऑन कैपिटल अकाउंट इन इंडिया, अ सरप्लस इज ऑब्जर्व्ड ऑन कैपिटल अकाउंट।
भारत में पूंजी खाते पर आधिक्य की स्थिति देखी जाती है। अ सरप्लस इज ऑब्जर्व्ड ऑन कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाते पर आधिक्य की स्थिति देखी जाती है। फिर लिखो भुगतान संतुलन का संकट। भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जब आयातों को चुकाने के लिए when sufficient forex reserve is not available, जब आयातों को चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध नहीं होता है, when sufficient forex reserve is not available to pay for imports, जब आयातों को चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध नहीं होता है, when sufficient forex reserve is not available to pay for imports, आयातों को चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार अवेलेबल या उपलब्ध नहीं होता है, तब ऐसी परिस्थिति को then this condition is called, तब ऐसी परिस्थिति को ऐसी परिस्थिति को भुगतान संतुलन का संकट कहा जाता है। Then such condition is called बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तब ऐसी परिस्थिति को भुगतान संतुलन का संकट कहा जाता है। Such condition is called बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। वर्तमान में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश, बांग्लादेश आदि इस संकट से गुजर रहे हैं। एट प्रेजेंट कंट्रीज लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश आर गोइंग थ्रू सच क्राइसिस। वर्तमान में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि इस संकट से गुजर रहे हैं। एट प्रेजेंट द कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एटसेट्रा आर गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस। 1991 में 1991 में भारत में यह संकट आया था। In 1991 इंडिया फेस्ड सच क्राइसिस। 1991 में भारत में यह संकट आया था। In 1991 इंडिया फेस्ड सच क्राइसिस। ठीक है, तो यह है कौन सा संकट? भुगतान संतुलन का संकट। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो ये हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है, और ये डेफिसिट में क्यों रहता है? मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के। तो भारत के मुख्य इंपोर्ट क्या है और मुख्य एक्सपोर्ट क्या है? तो लिखो भारत के मुख्य आयात, मेजर इंपोर्ट्स, देखो ये वैसे टेंटेटिव मतलब सामान्यतया ये हमारे इंपोर्ट जो है वो ज्यादा रहते हैं। वैसे हमेशा हर साल ये चेंज होता रहता है, तो हर साल के अंदर जो है चेंज होता रहेगा, पर जनरली हम सबसे ज्यादा क्या आयात करते हैं? कच्चा तेल। सबसे ज्यादा हम जो आयात करते हैं वो आयात करते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चा तेल क्यों आयात करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना नहीं होता है, और जैसे 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 अपनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अपन को पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इन सब चीजों की डिमांड हमारे यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और इनको बढ़ती जा रही है तो ये कहाँ से लाएं? तो पहले क्रूड ऑयल लाते हैं, क्रूड ऑयल से फिर वो रिफाइन होता है, और रिफाइन होकर ये पेट्रोल डीजल वगैरह बनाए जाते हैं। तो कच्चा तेल जो है वो हम विदेश से लेके आते हैं। दूसरा, बड़े स्तर पर लाते हैं गोल्ड, स्वर्ण। भारत में सोने के प्रति एक अलग जो है वो आकर्षण है, और इस वजह से गोल्ड बहुत बड़े स्तर पर जो है वो आयात किया जाता है। और गोल्ड के साथ में कोयला, कोल वैसे तो जो है वो अपने यहां पर भी बड़े स्तर पर प्रोड्यूस होता है। भारत में भी बहुत बड़े कोल माइंस हैं। बड़े स्तर पर जो है कोल माइंस इंडिया के अंदर भी है, परंतु फिर भी जो इंडिया का जो कोयला है वो उतने अच्छी ग्रेड का नहीं है, अच्छे ग्रेड का नहीं है। अगर अपन को अच्छी ग्रेड का कोयला लाना होता है उसको कहते हैं कोकिंग कोल।
और ये कोकिंग कोल हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जो है वो आयात करते, तो बड़ी मात्रा में कोयला आप आयात करते हो। फिर इसके अलावा कीमती पत्थर, प्रेशियस स्टोन तथा मोती, पर्ल्स, ये भी क्या किए जाते हैं, बड़े स्तर पर आयात किए जाते हैं। तो भारत की मुख्य आयात ये, और मुख्य निर्यात क्या है, मेजर एक्सपोर्ट्स, देखो कच्चा तेल हम यहां लाते हैं, फिर भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पर है रिफाइनिंग कैपेसिटी, हमारे रिफाइनरीज बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई है। तो ये कच्चा तेल उस रिफाइनरी में जाता है और तैयार होता है पेट्रोलियम पदार्थ, और वो पेट्रोलियम पदार्थ हम जो है वो क्या करते हैं, वो हम निर्यात करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर जैसे गोल्ड, कीमती पत्थर, ये सब लेके आते हैं, और इसके बाद में हम जेम्स एंड ज्वेलरी, ये क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट किया करते हैं। कोयला आयात करते हैं और निर्यात करते हैं, आयरन एंड स्टील का निर्यात किया जाता है। इसी तरीके से मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां, ये बड़े स्तर पर निर्यात किए जाते हैं। तो यह भारत के मुख्य आयात और यह है मुख्य निर्यात। लिखो भारत के मुख्य आयात और निर्यात, इंडियाज मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। लिखना है ये, किसका इंतजार कर रहे हो? क्या करते हैं, एक्सचेंजेस, हाँ एक्सचेंजेस पे लगता है जीएसटी, लगता है एक्सचेंज करने पर। हाँ, सर्विस है वो भी एक प्रकार की। हाँ लिख दो, साइड में लिख दो, नीचे लिख दो, ऊपर लिख दो, कहीं लिख दो, तुम्हारी कॉपी, तुम्हारा निर्यात, तुम्हारा जहां जैसे वहां लिख दो। जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण, रत्न एवं आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी। लिख लिया? अब ये तो है भारत के मुख्य आयात और मुख्य निर्यात। अब कहां से हम आयात करते हैं मेनली और कहां निर्यात करते हैं, उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं? हटा दो इसको। तो मुख्य आयात स्रोत, मेजर इंपोर्ट सोर्सेस। तो भारत में सबसे ज्यादा आयात अपन कहां से करते हैं? वन एंड ओनली चाइना। कहां से करते हैं? चाइना से। चीन से जो है बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। क्यों करते हैं? सस्ता माल, और भारतीय जो सस्ते के लिए बड़ा विशेष आकर्षण है, तो चाइना से बड़े मात्रा में आयात करते हैं। चाइना के बाद दूसरा आता है यूएई, फिर तीसरा है सऊदी अरब, ऑयल, क्रूड ऑयल, और चौथे नंबर पे आता है यूएसए। तो ये तो है मुख्य आयात स्रोत।
मुख्य निर्यात गंतव्य, मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, मुख्य निर्यात कहां करते हैं? सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं अपन यूएसए को, दूसरा यूएई, तीसरा चाइना और चौथा है बांग्लादेश। ठीक है, मेजर इंपोर्ट्स कहां कहां से हो रहे हैं? चाइना, यूएई, सऊदी अरब और यूएसए। और मेजर एक्सपोर्ट्स कहां हो रहे हैं? यूएसए, यूएई, चाइना और बांग्लादेश। यहां पर अपन जो है मुख्य रूप से निर्यात कर रहे हैं। और भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी, जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, वो कौन है? वो है यूएसए। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है इंडिया का? यूएसए। पहले चाइना हुआ करता था, पर वर्तमान के अंदर सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूएसए। ट्रेड पार्टनर का मतलब जिससे आयात निर्यात दोनों मिला दिया जाए। तो आयात निर्यात अगर दोनों मिला दिया जाए तो सबसे नंबर 1 पर कौन आता है? वो यूएसए आता है। देखो, भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इज, भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी यूएसए है। इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इज यूएसए। भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी यूएसए। यूएसए के बाद में लिखो, फिर अब ये व्यापार घाटा क्यों रहता है भारत में? लिखो, भारत में व्यापार घाटे के कारण। भारत में व्यापार घाटे के कारण, कॉजेज ऑफ ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया। भारत में व्यापार घाटे के कारण, कॉजेज ऑफ ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया। क्या कारण है ट्रेड डेफिसिट के? क्यों रहता है व्यापार में घाटा? क्यों रहता है? घाटे की स्थिति में क्यों है? क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो ये क्यों है? प्रश्न ये है, इंपोर्ट ज्यादा क्यों है और एक्सपोर्ट कम क्यों है? सबसे पहले तो हमको आयात जो है, उस आयात के अंदर बड़े स्तर पर आयात क्या करना पड़ता है? कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो है बड़े स्तर पर आयात करना पड़ता है। हमारी जो टोटल ईंधन की आवश्यकताएं हैं, हमारी फ्यूल जो नीड्स है, उसका लगभग 80% हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। कि हमारा जो जितना क्रूड ऑयल हमको चाहिए उसका 80% हमको आयात करना पड़ता है, क्योंकि भारत का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, घरेलू उत्पादन उतना ज्यादा नहीं है। और समय के साथ में जैसे थोड़े बहुत कुछ जगह हुआ भी है कि जैसे ये बाड़मेर में या थोड़ा बहुत अगर हो भी है, तो वैसे वैसे डिमांड भी क्या हुई है? बढ़ गई है। तो डिमांड बढ़ गई है, तो ओवरऑल फिर भी ये कम ही पड़ रहा है। तो इसलिए हमको लगभग 80% के करीब अपना जो अपनी फ्यूल नीड्स है वो किसके माध्यम से पूरा करते हैं? हम आयातों के माध्यम से पूरा करते हैं। तो इंपोर्ट्स जो है वो इसलिए होती है। और इसके अलावा दूसरा बड़ा इंपोर्ट होता है, वो अपना कौन है? गोल्ड। तो भारतीयों का एक विशेष आकर्षण है किसके प्रति? गोल्ड के प्रति। शादियों के अंदर यूज होता है बड़ी मात्रा के अंदर, तो बड़ी मात्रा में हम क्या है? गोल्ड आयात करते हैं। और इवन इन्वेस्टमेंट के रूप में भी लोग इसको देखते हैं। ज्वेलरी वगैरह में तो यूज करते ही हैं। इसके अलावा दूसरा क्या करते हैं लोग बाग? इन्वेस्टमेंट भी, कि भाई पैसे हैं तो क्या निवेश करें। कहां निवेश करें? तो क्या तो जमीन खरीद लो, एक जमीन दिखती है घूम फिर के, और एक गोल्ड दिखता है। इसके अलावा तीसरा ये शेयर वेयर उनके समझ में आते नहीं है लोगों के, और शेयर समझ में नहीं आते, या म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आता, या कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो है वो समझ में नहीं आते हैं। इस वजह से लोग ज्यादा कहां पर करते हैं? इन्हीं चीजों में निवेश किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है। तो एक तो हमारे इंपोर्ट्स जो है वो इसलिए भी ज्यादा है। फिर भारत के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन है वो ज्यादा होता ही नहीं है। एक्सपोर्ट तो तब हो जब अपन कोई चीज बनाए, हम बनाते ही बहुत कम है, और बनाते कम है तो फिर एक्सपोर्ट भी क्या करते हैं? उसको कम ही एक्सपोर्ट जो है वो किया जाता है। तो इसलिए हमारा औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है। इसके कारण भी हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा नहीं होते।
एक और कारण ये भी है कि हमारे जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इवन जो ट्रेडिशनली हम जिन चीजों को पारंपरिक रूप से, जैसे ये जो है ये सब पारंपरिक एक्सपोर्ट है, ट्रेडिशनली इन सब चीजों को हम एक्सपोर्ट करते रहे, और ये एक्सपोर्ट सब जो है वो ट्रेडिशनली हम इन्हीं का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई विविधता नहीं है कि भाई किसी नए उत्पाद को सोचा जाए कि यार विश्व के अंदर किसी दूसरी चीज की भी डिमांड हो रही है और वो जो नई चीज की डिमांड है तो उसको अपन एक्सपोर्ट कर दें। तो कोई नई चीज को एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचते भी नहीं है। जो चीजें पहले से चल रही है उसी को क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। कि अगर जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के अंदर आम अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो फिर अपन आम ही एक्सपोर्ट करेंगे, अनार एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अपन कहने साहब आम का मतलब आम, इसके अलावा तो दूसरी कोई चीज जो अपने दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो उसमें जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं उनमें उतनी डाइवर्सिटी नहीं है, और डाइवर्सिटी नहीं होने के कारण अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत आ जाती है उस एक्सपोर्ट को, एक एक्सपोर्ट पर आप निर्भर हो गए ज्यादा, और उसको अगर बाजार में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आएगी तो आपके एक्सपोर्ट्स प्रभावित होने लग जाएंगे। तो एक तो आपके जो निर्यात और निर्यातों में पारंपरिक निर्यात ही ज्यादा किए जाते हैं। दूसरा, हम जिन हमारे जो मार्केट्स हैं, जिन बाजारों में हम निर्यात करते हैं, वो बाजार भी पारंपरिक रूप के ही बाजार हैं। उसके अंदर भी हमने कोई नए मार्केट जो है वो खोजे नहीं है, किसी प्रकार के नए बाजार नहीं खोजे कि जैसे अगर अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहां कर रहे हैं, ये यूएसए, यूएई, चाइना, बांग्लादेश। यूएसए में बड़ी मात्रा में सर्विस एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, यहां पर भी ज्यादा एक्सपोर्ट अपन क्या करते हैं, सर्विसेज के एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। और यूएई में तो ज्यादा, ये दुबई में इधर के इंडियंस बहुत रहते हैं, तो इस वजह से उनको वहाँ खाने पीने की सब सामान चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो इंडियंस वाला मार्केट जो है वो अच्छा है। और फिर उनका टेस्ट और हमारा टेस्ट लगभग एक जैसा ही है, इसलिए भी भारतीय उत्पाद वहां पर चल जाते हैं। तो इस यूएई में अच्छा एक्सपोर्ट हो जाता है। अब यही मार्केट है, इनके अलावा अपन ऐसा कोई नए मार्केट नहीं सोचे कि साहब किर्गिस्तान में एक्सपोर्ट कर दें, या कोई अर्जेंटीना में एक्सपोर्ट कर दे, या कोई जो है वो इधर पूरा साउथ अमेरिका पड़ा है तो इधर साउथ अमेरिका के अंदर, कोई अफ्रीका के देशों के अंदर, कोई सेंट्रल एशिया के देशों के अंदर, इन देशों में हम एक्सपोर्ट करने के बारे में उतना सोचते नहीं है। क्योंकि एक तो कंडीशन ये भी है कि भाई वो दूरी बहुत ज्यादा है, पर उस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है, उसके अंदर उस कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, उसके ऊपर उतना विचार जो है वो किया नहीं जाता। तो नए हमने मार्केट्स अभी तक खोजे नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत जो है वो होती है। फिर इसके अलावा इंडियन प्रोडक्ट जो उनकी डिमांड भी दुनिया के अंदर इतनी कोई खास नहीं है। कोई मेड इन इंडिया ब्रांड इतना प्रचलित ब्रांड नहीं है कि दुनिया के अंदर जो है कोई व्यक्ति अगर अर्जेंटीना में रह रहा है और बचपन में कहेगा बड़ा होकर क्या करूंगा, एक मेड इन इंडिया घड़ी खरीदूंगा या कोई मेड इन इंडिया सामान खरीदूंगा, तो ऐसा उसके कोई दिमाग में ऐसा कोई सपना उसका नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेड इन इंडिया जो ब्रांड है वो इतना कोई प्रचलित ब्रांड नहीं है। और हम कोई खास बड़े जो व्यापार समझौते होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके भी हम सदस्य नहीं है। इन सब कारणों से हमारे निर्यात क्या है, कम है, और हमारे आयात ज्यादा है। लिखो व्यापार घाटे के कारण। सबसे पहला लिखो, भारत में बड़े स्तर पर कच्चे तेल का आयात किया जाता है। लार्ज स्केल क्रूड ऑयल इंपोर्ट इज डन इन इंडिया। भारत में बड़े स्तर पर कच्चे तेल का आयात किया जाता है। लार्ज स्केल क्रूड ऑयल इंपोर्ट इज डन इन इंडिया। भारत में बड़े स्तर पर कच्चे तेल का आयात किया जाता है। लार्ज स्केल क्रूड ऑयल इंपोर्ट इज डन इन इंडिया। भारत की लगभग 80% ईंधन आवश्यकताएं, अराउंड 80% फ्यूल नीड्स ऑफ इंडिया आर फुलफिल्ड। भारत की लगभग 80% ईंधन आवश्यकताएं आयातों से पूरी की जाती है। अराउंड 80% फ्यूल नीड्स ऑफ इंडिया आर फुलफिल्ड थ्रू इंपोर्ट्स। भारत की लगभग 80% ईंधन आवश्यकताएं आयातों से पूरी की जाती है। अराउंड 80% फ्यूल नीड्स ऑफ इंडिया आर फुलफिल्ड थ्रू इंपोर्ट्स। भारत की लगभग 80% ईंधन आवश्यकताएं आयातों से पूरी की जाती है। ठीक है, और फिर अगला लिखो, दूसरा कारण, भारत में बड़े स्तर पर गोल्ड का आयात किया जाता है। लार्ज स्केल गोल्ड इंपोर्ट्स आर डन इन इंडिया। भारत में बड़े स्तर पर गोल्ड का आयात किया जाता है। और भारत का औद्योगिक उत्पादन कमजोर है,
इंडिया हैज वीक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हाँ, अगला, भारत का औद्योगिक उत्पादन कमजोर है। इंडिया हैज वीक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। भारत का औद्योगिक उत्पादन कमजोर है, जिसके कारण निर्यात सीमित है, बिकॉज ऑफ विच एक्सपोर्ट्स आर लिमिटेड। जिस कारण निर्यात सीमित है, एक्सपोर्ट्स आर लिमिटेड, तथा घरेलू मांग को भी आयातों से ही पूरा किया जाता है। एंड डोमेस्टिक डिमांड इज ऑल्सो फुलफिल्ड थ्रू इंपोर्ट्स। तथा घरेलू मांग को भी आयातों से ही पूरा किया जाता है। डोमेस्टिक डिमांड इज ऑल्सो फुलफिल्ड थ्रू इंपोर्ट्स। तो डोमेस्टिक डिमांड भी जो है किससे हो रही है, ये आयातों से ही पूरी जो है वो हो रही है। जैसे अपन इसका तो एक बड़ा एग्जांपल है, वो है कि भारत के अंदर मोबाइल क्रांति हो गई, एक रिवॉल्यूशन से गुजरे हैं पिछले 10-15 साल में। 15 साल में हम एक जो है वो रिवॉल्यूशन से गुजरे हैं, और वो रिवॉल्यूशन कौन सी है, टेलीकम्युनिकेशन की रिवॉल्यूशन है। कि भाई आज के 15 साल पहले, 15 साल मतलब 2007-8 में लोगों के पास में इतने कोई मोबाइल नहीं होते थे। उस समय एसटीडीज वगैरह हुआ करती थी, फोन करने के लिए लोग बाग बेसिक फोन का प्रयोग जो है करते थे। उसके बाद एकदम से, उसके बाद का जो समय आया है, उसके बाद 2008, 9, 10, उसके बाद तो एकदम तेज गति से जो है वो मोबाइल का पेनिट्रेशन इंडिया में हुआ। लगभग हर व्यक्ति ने मोबाइल फोन यूज किया, और यूज ही नहीं किया, एक यूज नहीं किया, खूब सारे मोबाइल फोन जो है वो चेंज कर लिया। आपने अपने जीवन में कितने मोबाइल चेंज कर लिए होंगे, सोचो कि अपने कितनी चीजें जो है वो यूज किए, कितने सारे मोबाइल जो है वो चेंज कर लिए। क्योंकि उस भाई पहले कीपैड का मोबाइल चल रहा है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत कोई कैमरा फोन आया, तो कैमरा फोन वाला मोबाइल लोगों ने लिया, फिर वो हटा, फिर ये स्मार्टफोन आए। स्मार्टफोन के अंदर भी स्मार्टफोन खराब होते गए, नए आते गए, खराब होते गए, नए आते गए, और लोगों ने बहुत सारे मोबाइल फोन्स जो है वो चेंज कर दिए। परंतु इस मोबाइल फोन को चेंज किया, परंतु और उसके साथ उसकी एक्सेसरीज भी, यानी इंडिया में डिमांड जो है बहुत बड़े लेवल पर मोबाइल फोन्स की डिमांड जनरेट हुई। मोबाइल फोन की एक्सेसरीज की डिमांड जनरेट हुई, लोगों को चार्जर भी चाहिए था, लोगों को ईयरफोन भी चाहिए थे, लोगों को जो है वो इसको कवर करने वाली जो चीजें हैं वो भी चाहिए होती थी। और ये सारी की सारी जो रिवोल्यूशन है वो सब हमने इंपोर्ट से पूरी की है। वो पूरा रिवोल्यूशन किससे पूरा किया है, इंपोर्ट से। हमारी पूरी मोबाइल फोन की डिमांड जो है वो आयातों से पूरी हुई है। हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर तो कोई है ही नहीं। एक आधी कंपनी आई थी कभी, कोई माइक्रोमैक्स टाइप की, और वो कब आई कब चली गई उनका कोई पता भी नहीं लगा। बाकी मोबाइल का जो पूरा मार्केट है उस पर लगभग 65% मोबाइल के मार्केट के ऊपर कब्जा है चाइनीज का। चाइनीज मोबाइल फोन जो है वो इंडिया के अंदर पूर्ण रूप से भारत का ये कब्जा किया हुआ है कि 65% का कब्जा जो है इनका है। उसके बाद में थोड़ा बहुत ये सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है, उसने थोड़ा बहुत कब्जा किया, थोड़ा फिर आईफोन का तो बहुत कम जो है वो है। पर बाकी बड़े लेवल पर जो कब्जा है वो किसका है, वो चाइनीज कंपनीज का है। डोमेस्टिक कंपनियां जो है उसमें उतनी नहीं है। वरना अगर ये सोचो कि अगर यही मोबाइल फोन की डिमांड आपके यहाँ पर है और इसको फुलफिल कहां से किया जाए, अगर इंडिया के अंदर ऐसी कंपनियां होती, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां होती, तो आपको इतना आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वहीं से उसको पूरा जो है वो कर सकते थे। तो वो वाली जो पूरी रिवोल्यूशन है वो हमने क्या कर दी है, मिस कर दी। क्यों मिस कर दी, क्योंकि हमारे यहां पर उतना प्रोडक्शन चीजों का उतना नहीं होता है। तो इसलिए भी डोमेस्टिक, तो ये बात जो है कि भाई अपन को आयात करने पड़े, हमारे औद्योगिक उत्पादन ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए घरेलू मांग जो है वो भी हम पूरी नहीं कर पाते। फिर अगला लिखो, भारत के निर्यातों में विविधता की कमी है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स लैक डाइवर्सिटी। भारत के निर्यातों में विविधता की कमी है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स लैक डाइवर्सिटी। भारत के निर्यातों में विविधता की कमी है। परंपरागत निर्यातों पर अधिक बल दिया जाता है। परंपरागत निर्यातों पर अधिक बल दिया जाता है। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स आर फोकस्ड। परंपरागत निर्यातों पर अधिक बल दिया जाता है। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स आर फोकस्ड। फिर भारत के निर्यात बाजारों में विविधता की कमी है। अगले लिखो, भारत के निर्यात बाजारों में विविधता की कमी है। इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट्स लैक डाइवर्सिटी। भारत के निर्यात बाजारों में
विविधता की कमी है। इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट्स लैक डाइवर्सिटी। निर्यात परंपरागत बाजारों पर ही केंद्रित है। एक्सपोर्ट्स आर फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल मार्केट्स। निर्यात परंपरागत बाजारों पर ही केंद्रित है। एक्सपोर्ट्स आर फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल मार्केट्स। निर्यात परंपरागत बाजारों पर ही केंद्रित है। एक्सपोर्ट्स आर फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल मार्केट्स। और भारत किसी बड़े व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं है। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ एनी लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट। भारत किसी बड़े व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं है। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ एनी लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट। किसी बड़े व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं है। और मेड इन इंडिया ब्रांड, मेड इन इंडिया ब्रांड अधिक प्रचलित नहीं है। मेड इन इंडिया ब्रांड इज नॉट मच पॉपुलर। मेड इन इंडिया ब्रांड अधिक प्रचलित नहीं है। फिर भारत में औद्योगिक ये जो आपका भौतिक आधारभूत ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कमजोर है। और जो सरकार की नीतियां हैं वो बड़ी जटिल नीतियां है, कॉम्प्लेक्स है। और इसके कारण भारत में जो उत्पादन की लागत है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर आपकी बढ़ेगी, उत्पादन की लागत बढ़ेगी, तो आपके जो निर्यात है वो उतने प्रतिस्पर्धी नहीं पड़ पाएंगे, कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट है, आपके यहाँ से जो सामान जा रहा है वो तो महंगा मिल रहा है, किसी दूसरे देश से सामान जा रहा है वो सस्ता मिल रहा है, तो लोग कहाँ से खरीदेंगे, जहां से सस्ता मिल रहा है वहां से खरीदेंगे। लिखो, कमजोर आधारभूत ढांचे तथा जटिल सरकारी नीतियों के कारण, ड्यू टू वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, कमजोर आधारभूत ढांचे तथा जटिल सरकारी नीतियों के कारण उत्पादन की लागत अधिक है। ड्यू टू वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई। उत्पादन की लागत अधिक है। कमजोर आधारभूत ढांचे और जटिल सरकारी नीतियों के कारण, जटिल सरकारी नीतियों के कारण उत्पादन की लागत अधिक है। इसके कारण भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाते। बिकॉज ऑफ दिस इंडियन एक्सपोर्ट्स could not remain competitive। इसी कारण भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाते। इंडियन एक्सपोर्ट्स could not become competitive। भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाते। इंडियन एक्सपोर्ट्स could not become competitive। उत्पादों का निर्यात है। हाँ, तो दोनों ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पाद या फिर निर्यात दोनों एक ही बात है। निर्यात किसका हो रहा है, उत्पादों का ही हो रहा है ना। हाँ। ठीक है, तो ये सब कारण है जिसके कारण भारत में ट्रेड डेफिसिट क्या है, ज्यादा रहता है। अब इधर तो अपन ने देख लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट में भुगतान संतुलन, और उसके अंदर एक तो ये फोकस का पॉइंट है, ये बार बार न्यूज में जो है वो रहता है कि इंपोर्ट हमारे ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है। और इसके कारण क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जैसे फिस्कल डेफिसिट, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर हमें देखना है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, तो उसके कुछ एक इंडिकेटर्स हैं जिन इंडिकेटर्स के ऊपर अपन को ध्यान से देखना चाहिए। तो किन किन चीजों पे देखो, सबसे पहले देखो इन्फ्लेशन कैसी चल रही है, वहां पर इन्फ्लेशन की जो है वो रेट कैसी है। दूसरा देखो फिस्कल डेफिसिट कितना है। तीसरा देखो करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है। फिर देखो जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो कितनी है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है। और उसके बाद पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के थोड़े और आंकड़े देखे जा सकते हैं। अगर ये सब सही है
तो इसका मतलब आपकी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है। और अगर इनमें कहीं गड़बड़ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी, और अगर आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीजों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट? करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है वो इंपॉर्टेंट आता है। अपने यहाँ डेफिसिट में रहता है, चाइना वगैरह में करंट अकाउंट सरप्लस में रहता है। चीन का करंट अकाउंट किसमें है? सरप्लस में। उनके यहाँ डेफिसिट में नहीं है, हमारे यहाँ डेफिसिट में होता है। और इस करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा कहां से करते हैं? कैपिटल अकाउंट सरप्लस से। कैपिटल अकाउंट अपना किसमें रहेगा? वो सरप्लस में रहेगा, पूंजी खाते में आधिक्य रहता है, और वो भी किसकी वजह से? निवेश की वजह से। तो इसलिए अपना मेन फोकस है वो कौन है? निवेश, इन्वेस्टमेंट। लिखो निवेश। या विदेशी निवेश ऐसे लिखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। विदेशी निवेश दो प्रकार के होते हैं। विदेशी निवेश दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दो प्रकार के विदेशी निवेश होते हैं, तो एफडीआई और दूसरा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है? एफडीआई क्या होता है? किसे कहते हैं एफडीआई? तो देखो एफडीआई जो है वो विदेशी निवेश है, और ये किसी वास्तविक व्यवसायिक गतिविधि में निवेश किया जाता है। कोई रियल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर निवेश होगा कि वो बाहर से आएंगे और फिर ये क्या करेंगे? किसी रियल अपने यहां पर आकर कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी करेंगे। बेसिकली इन दोनों में अंतर ये है, ये तो कोई रियल बिजनेस एक्टिविटी है, और ये शेयर बाजार में निवेश है। भारतीय शेयर बाजार में अगर विदेश से निवेश आता है तब उसको तो क्या कहेंगे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर स्थापित कर लेता है तो उसको कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर जैसे कोई विदेशी कंपनी है, जैसे सैमसंग है, या सैमसंग ने इंडिया में आई और सैमसंग ने इंडिया में आकर फोन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब फोन का प्रोडक्शन शुरू किया तो सैमसंग का जो निवेश है ये कैसा निवेश है? एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पर सैमसंग वाले, वही सैमसंग वाले साउथ कोरिया में बैठे हैं और वो यहां के अंदर रिलायंस के शेयर खरीद लें बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में, या अडानी के शेयर खरीद ले बहुत बड़ी मात्रा में, तो इन्वेस्टमेंट तो हुआ उनका, परंतु ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो एक तो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई जो है वो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये किस में होता है? ये वास्तविक बिजनेस एक्टिविटीज में या रियल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर ये निवेश किया जाता है, वास्तविक व्यवसायिक गतिविधि में निवेश होता है। और इसका नियम होता है कि 10% से क्या होना चाहिए? ज्यादा। यहां पर जो निवेश होता है वो कितना होता है? 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है। और जो ये विदेशी कंपनी है या फिर जो भी विदेशी कंपनी है उसका जो यहां पर भारत में जो कंपनी स्थापित हुई उसके प्रबंधन और निर्णय में
हस्तक्षेप होता है, इनका इंटरफेरेंस होगा किसमें, मैनेजमेंट में भी और डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि जो वो निर्णय ले रहे हैं, भारत में कोई कंपनी है वो निर्णय ले रही है तो उसके निर्णयों में भी हस्तक्षेप करेंगे और उनके मैनेजमेंट में भी हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा जो निवेश होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लिखो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यह निवेश विदेशी कंपनी के द्वारा, दिस इन्वेस्टमेंट इज डन इन रियल बिजनेस एक्टिविटीज बाय अ फॉरेन कंपनी। यह निवेश किसी विदेशी कंपनी के द्वारा वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों में किया जाता है। दिस इन्वेस्टमेंट इज डन इन रियल बिजनेस एक्टिविटीज बाय अ फॉरेन कंपनी। यह निवेश किसी विदेशी कंपनी के द्वारा वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों में किया जाता है। This investment is done in real business activities by foreign company. विदेशी कंपनी के पास 10% से अधिक शेयर होते हैं। फॉरेन कंपनी should have more than 10% shares. विदेशी कंपनी के पास 10% से अधिक शेयर होते हैं। फॉरेन कंपनी शुड हैव मोर देन 10% शेयर्स। तथा प्रबंधन और निर्णय में उनका हस्तक्षेप होता है। एंड दे हैव इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तथा प्रबंधन और निर्णय में उनका हस्तक्षेप होता है। एंड दे हैव इंटरफेरेंस से इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रबंधन और निर्णय में उनका हस्तक्षेप होता है। इसको क्या कहते हैं, ऐसे निवेश को अपन एफडीआई कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, सैमसंग का निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑफ सैमसंग का निवेश, वोडाफोन का निवेश, एप्पल का निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑफ एप्पल ने किया ना आईफोन प्रोडक्शन, अब तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या बन रही है, बन गई, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये होता है क्या, एफडीआई। अब ये जो एफडीआई है ये 2 प्रकार का होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक को तो कहते हैं अपन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। और एक होता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, एक तो ग्रीनफील्ड और दूसरा ब्राउनफील्ड। क्या अंतर होता है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो तो एकदम नया इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट होता है कि नई बिजनेस एक्टिविटी है और उसको सीधे आकर कौन कर रहा है, विदेशी कंपनी आकर यहां पर वो कार्य करना शुरू कर रहे हैं, तब तो उसको क्या कहेंगे अपन, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, पहले से कोई कंपनी चल रही है और उस कंपनी के अंदर आपने आकर निवेश कर दिया, तब इसको क्या कहेंगे, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे मान लो कि भाई एक तो स्प्रिंग बोर्ड चल रही है, कोचिंग चल रही है, और अब इस कोचिंग के अंदर कोई विदेशी कंपनी निवेश कर दे कि साहब हमें भी बनाओ इसका पार्टनर, तो विदेशी कंपनी निवेश कर दे तब तो कैसा इन्वेस्टमेंट है, ब्राउनफील्ड, क्योंकि ये कार्य पहले से चल रहा है। पर अगर वो आकर खुद का ही काम करना शुरू करे तो कैसा है, ग्रीनफील्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताओ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का और कोई दूसरे। जैसे ये अभी एप्पल का इन्वेस्टमेंट है, ये कैसा इन्वेस्टमेंट है,
ग्रीनफील्ड है, क्योंकि उन्होंने आकर यहां पर अपना नया शुरू जो है वो किया। वोडाफोन का जो इन्वेस्टमेंट था वो कैसा था? ब्राउनफील्ड था। क्यों था? क्योंकि पहले से ही कंपनी चल रही थी हच, उसमें वोडाफोन वालों ने निवेश किया। और हच का जो इन्वेस्टमेंट था वो ग्रीनफील्ड था। हच ने जब आकर यहां बिजनेस शुरू किया तब कोई टेलीकॉम की कंपनी चल नहीं रही थी, उन्होंने एकदम नई कंपनी स्थापित की, तो वो तो ग्रीनफील्ड है। और उसके बाद में चल रही कंपनी में जो निवेश करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लिखो, एफडीआई दो प्रकार का होता है। एफडीआई इज ऑफ टू टाइप्स। एफडीआई दो प्रकार का होता है, एक तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड निवेश, तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट लिख दो, यह एकदम नया निवेश होता है। इट इज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, यह एकदम नया निवेश होता है। इट इज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अर्थात विदेशी कंपनी के द्वारा व्यवसायिक गतिविधि की शुरुआत की जाती है। इट मीन्स फॉरेन कंपनी स्टार्ट्स दी बिजनेस एक्टिविटी। विदेशी कंपनी के द्वारा व्यवसायिक गतिविधि की शुरुआत की जाती है। फॉरेन कंपनी स्टार्ट्स द बिजनेस एक्टिविटी। विदेशी कंपनी के द्वारा व्यवसायिक गतिविधि की शुरुआत की जाती है। फॉरेन कंपनी स्टार्ट्स द बिजनेस एक्टिविटी। व्यवसाय गतिविधि के विदेशी कंपनी के द्वारा व्यवसाय गतिविधि की शुरुआत की जाती है। एग्जाम्पल, सैमसंग का निवेश या एप्पल का निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑफ सैमसंग, एप्पल एटसेट्रा। ठीक है, फिर है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ये पहले से चली आ रही व्यवसायिक गतिविधि में निवेश होता है। दिस इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी रनिंग, दिस इन्वेस्टमेंट इज इन ऑलरेडी रनिंग बिजनेस एक्टिविटी। यह पहले से चली आ रही व्यवसायिक गतिविधि में निवेश होता है। दिस इन्वेस्टमेंट इज इन ऑलरेडी रनिंग बिजनेस एक्टिविटीज। यह पहले से चली आ रही व्यवसायिक गतिविधि में निवेश होता है। दिस इन्वेस्टमेंट इज इन ऑलरेडी रनिंग बिजनेस एक्टिविटी। यह निवेश पहले से चली आ रही व्यवसायिक गतिविधि में किया जाता है। जैसे जैसे वोडाफोन का निवेश, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट ऑफ वोडाफोन। तो दो प्रकार के होते हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। फिर भारत में जब एफडीआई लाया जाता है तो भारत में एफडीआई को लाने के दो मार्ग हैं, दो रूट्स हैं जिनके माध्यम से एफडीआई आता है। एक को तो कहते हैं अपन स्वचालित मार्ग, ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं, दूसरे को कहते हैं सरकारी मार्ग, गवर्नमेंट रूट। तो एक तो रूट कौन सा है? एक तो स्वचालित मार्ग से होता है और एक गवर्नमेंट रूट। स्वचालित मार्ग का तो मतलब है कि निवेश करने से पहले कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, कोई प्रेयर अप्रूवल जो है वो नहीं चाहिए। कोई आपको निवेश करने से पहले क्या नहीं चाहिए? अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप तो आओ सीधे बिजनेस लगाओ। भाई भारत में अगर जैसे कोई भारत की कंपनी लगाता है
बस वैसा ही जो है वो विदेशी कंपनी भी लगा सकता है। उसको जो परमिशन चाहिए वो बेसिक परमिशन तो चाहिए, पर आपको निवेश करने के लिए कि आप विदेश से आए हो इसलिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आओ और भारत में काम जो है क्या कर सकते हो, उसको शुरू कर सकते हो। ठीक है, इसमें पहले से निवेश की जरूरत, परमिशन की जरूरत नहीं होती, परंतु निवेश करने के बाद में एक निश्चित समय होता है 30 से 45 दिन का, और उसके अंदर आपको आरबीआई को सूचना देनी होती है। किसको सूचना देनी है? आरबीआई को सूचना देनी है कि हमने ऐसा ऐसा काम जो है वो शुरू कर लिया है, पर इसके अंदर पहले से परमिशन की जरूरत नहीं होती। और भारत में लगभग 90% से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट आता है वो किससे आता है? इस ऑटोमेटिक रूट से ही आता है। भारत में अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट है उसको किसमें रखा हुआ है? ऑटोमेटिक रूट के अंदर रखा हुआ है। और सरकारी मार्ग में इसके अंदर निवेश करने से पहले अनुमति की आवश्यकता होती है। बिना अनुमति लिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब सरकार की अनुमति चाहिए, तो ऐसा कौन सा सेक्टर होगा जहां सरकार की अनुमति चाहिए? तो सरकार की अनुमति चाहिए जो सेंसिटिव एरियाज है। कोई सेंसिटिव सेक्टर है, कोई न्यूक्लियर सेक्टर में आप जो है वो निवेश कर रहे हो, ठीक है, ऐसा अगर कोई काम कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको किसकी अनुमति चाहिए? बिना सरकार की अनुमति के आप यहां पर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए पहले सरकार की अनुमति यहां पर चाहिएगी। स्वचालित मार्ग है और आरबीआई को आपको सूचना देनी है, इसलिए ये वाला जो मार्ग है इस मार्ग को बॉम्बे रूट भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? बॉम्बे रूट कहा जाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? बॉम्बे में, मुंबई में, और मुंबई में इस वजह से इसको बॉम्बे रूट कहते हैं। और ये सरकारी मार्ग है। सरकारी मार्ग है मतलब इसको दिल्ली रूट भी कहते हैं। ये कौन सा रूट है? दिल्ली रूट। तो एक तो दिल्ली रूट है और दूसरा बॉम्बे रूट है। दो रूट पे गाड़ियां चलती है, एक तो दिल्ली रूट पे और दूसरी बॉम्बे रूट है। बॉम्बे रूट का मतलब तो ऑटोमेटिक रूट है और यहां पर जो है गवर्नमेंट रूट। देखो, भारत में एफडीआई दो मार्ग से लाया जाता है। इन इंडिया एफडीआई कैन बी बॉट थ्रू टू रूट्स। भारत में एफडीआई दो मार्ग से लाया जाता है। इन इंडिया एफडीआई इज बॉट थ्रू टू रूट्स। भारत में एफडीआई दो मार्ग से लाया जाता है। इन इंडिया एफडीआई इज बॉट थ्रू टू रूट्स। पहला है स्वचालित मार्ग, ऑटोमेटिक रूट। इसमें निवेश करने से पहले कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नो प्रियर अप्रूवल इज नीडेड बिफोर इन्वेस्टमेंट। निवेश करने से पहले कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नो प्रियर अप्रूवल इज नीडेड बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। निवेश करने से पहले कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नो प्रियर अप्रूवल इज नीडेड बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। निवेश करने से पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। एक निश्चित समय अवधि में आरबीआई को सूचना देनी होती है। आरबीआई नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। एक निश्चित समय अवधि में आरबीआई को सूचना देनी होती है। आरबीआई नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। निश्चित समय अवधि के बाद आरबीआई को सूचना देनी होती है। इसे बॉम्बे रूट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉम्बे रूट। इसे बॉम्बे रूट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉम्बे रूट। इसे बॉम्बे रूट भी कहा जाता है। ठीक है, लगभग 90% एफडीआई, 90% से अधिक एफडीआई, मोर देन 90% एफडीआई कम्स थ्रू दिस रूट। 90% से अधिक एफडीआई इसी मार्ग से आती है। नब्बे प्रतिशत से अधिक एफडीआई इसी मार्ग से आती है। मोर देन 90% एफडीआई कम्स थ्रू दिस रूट। फिर दूसरा है सरकारी मार्ग, गवर्नमेंट रूट। सरकारी मार्ग, गवर्नमेंट रूट। इसमें निवेश करने से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक है।
गवर्नमेंट अप्रूवल इज नीडेड बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। निवेश करने से पहले सरकारी अनुमति आवश्यक है। गवर्नमेंट अप्रूवल इज नीडेड बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। निवेश करने से पहले सरकारी अनुमति आवश्यक है। गवर्नमेंट अप्रूवल इज नीडेड बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। संवेदनशील क्षेत्रों को इसमें रखा जाता है। सेंसिटिव एरियाज आर प्लेस्ड इन इट। संवेदनशील क्षेत्रों को इसमें रखा जाता है। सेंसिटिव एरियाज आर प्लेस्ड इन इट। संवेदनशील क्षेत्रों को इसमें रखा जाता है। सेंसिटिव एरियाज आर प्लेस्ड इन इट। संवेदनशील क्षेत्रों को इसमें रखा जाता है। जैसे 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 क्या? न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। इसे दिल्ली रूट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिल्ली रूट। इसे दिल्ली रूट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिल्ली रूट। अब ये होते हैं साहब क्या? दो प्रकार से एफडीआई जो है वो भारत में आता है। अब एफडीआई भारत में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? क्या लाभ होगा इससे? एफडीआई से क्या लाभ होता है? डॉलर आता है एक तो, और डॉलर के अलावा क्या होता है? व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ती है, और जब व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेगी तो रोजगार जनरेट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, और जैसे जैसे व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो भी होगी, तो जीडीपी वृद्धि दर जो है वो भी देखी जाएगी। और क्या लाभ होगा? हाँ, जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, तो हाँ, राजस्व बढ़ेगा तो ठीक है। और सर का ये मान लो कि कर राजस्व जो है वो बढ़ जाएगी, कि जो देश है उसका कर राजस्व बढ़ता है, इससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। और आयात निर्यात में, आयात निर्यात दोनों में वृद्धि हो जाएगी। आयात जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो हम आयात कर रहे थे, जिन चीजों को आयात कर रहे थे, अगर वो यहीं भारत में अगर उत्पादित होने लग जाए तो आयात कम हो जाएंगे। जैसे आईफोन है वो पहले भारत में निर्यात नहीं, मतलब प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, तब बाहर से आयात करते थे। अब अगर यही होने लग गए तो भारत से आयात करने की जरूरत नहीं है, और हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट उसको किया जाता है। लेकिन अभी जैसे पिछले कुछ दिनों के अंदर ही, सितंबर के बाद से लेकर अभी तक 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है इंडिया ने किया है। किसका? आईफोन का। आईफोन 14 जो है, आईफोन 14 का बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट्स हो रहा है। तो अब इतने बड़े मात्रा में आप आईफोन वगैरह, ये जो भी चीजें इनके एक्सपोर्ट्स वगैरह करते हो। और क्या होगा? स्किल्ड लेबर। क्या होगा स्किल्ड लेबर का? लोग सीखेंगे। हाँ, अगर विदेशी कंपनियों में काम करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट जो है वो होता है। फिर देखो, विदेशी जो कंपनी आती है वो अपने साथ लेकर आती है एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, एक तकनीक जो है उस तकनीक के, बेहतर तकनीक की चीजें जो है वो लेकर आती है। कि वजह से एक तो इंडिया के अंदर काम करिए, फ्लिपकार्ट है, इंडियन कंपनी है, अमेजन है, वो फॉरेन कंपनी है, और विदेशी कंपनी है तो वो अपने साथ में क्या लेकर आए हैं? वो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उनकी है। अमेजन का सारा काम, जितना ऑर्डर को रिसीव करना, ऑर्डर को प्रोसेस करना, ऑर्डर को पैकेट कर, उसको पैकेजिंग करना, पैकेजिंग करके उसको डिलीवर करना, ये सारा काम रोबोटिक्स से होता है। सारा ही कार्य किससे हो रहा है? रोबोट से होता है। अमेजन के बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मतलब उनके वेयर हाउसेस जो है जहां पर सामान रखा हुआ है, तो वेयर हाउसेस के अंदर, कई वेयर हाउसेस तो ऐसे हैं जिनके अंदर एक भी सिंगल ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई आदमी है ही नहीं। सारा ही काम कौन कर रहा है? रोबोट जो है, रोबोट के माध्यम से ही सारे काम हो रहे हैं, और अच्छे से भी हो रहे हैं। इंसान जो है वो तो फिर थक जाए कि यार ये क्या है, बार बार भेज देते हो, ला के यार, ये लेके यार, वो लेके यार, मैं अकेला ही हूँ क्या, इसको तो कहते नहीं, और फालतू के नाटक है। हाँ, हो जाए उनके आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए, उस रोबोट को भेजते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो अब एक ये एडवांस टेक्नोलॉजीज है, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी का कहाँ इंप्लीमेंटेशन होता है? फिर दूसरी जगहों पर भी उनको सीखने को मिलता है। तो एक तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। फिर दूसरा अपने साथ में प्रबंधन की भी जो तकनीक होती है वो भी हायर मतलब मैनेजमेंट की भी एडवांस तकनीकें जो है वो लेके आती है, कि भाई व्यवसाय चलाया कैसे जाता है। भाई हमारे यहाँ पर व्यवसाय चलाने, अपने को जो है वो, अपने जो व्यवसाय चलाने का तरीका है वो कैसा है? फैमिली बिजनेस है,
इंडिया के अंदर जो व्यवसाय चलाए जाते हैं वो कैसे चलाए जाते हैं, फैमिली बिजनेस के रूप में चलाए जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति शुरुआत करता है, छोटे स्तर पर शुरुआत करता है, फिर धीरे 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 परिवार के लोग जो उसमें जुड़ते जाते हैं। तो इसलिए भारत के अंदर इवन जो भी बड़े बिजनेसेस भी हैं तो वो फैमिली के नाम से जाने जाते हैं कि भाई अडानी का एम्पायर है, ये रिलायंस फैमिली है, ये टाटा फैमिली है एक, ठीक है, तो ये बिरला फैमिली है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी हैं ये सब क्या है, फैमिली के ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं। जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता कि अभी तुम्हें एक आ जाए कि भाई गूगल कौन सी फैमिली से आता है, तो कौन सी फैमिली है जो कि गूगल को ऑपरेट करती है, तो ऐसा तुम जानोगे नहीं। मतलब कोई ना कोई तो लोग तो होंगे, परंतु ऐसा कोई फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं है। वो बिजनेस को जो है किस तरीके से रन करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से रन करते हैं कि एक फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं और सभी शेयर होल्डर्स के हित उसके अंदर जुड़े हुए हैं, और हित जुड़े हुए हैं तो फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं है ये, जो है वो प्रोफेशनल तरीके से उसको रन किया जाना चाहिए। तो वो बिजनेस को कैसे रन किया जाता है उसके भी तौर तरीके उनके पास में ज्यादा अच्छे हैं। तो हमारे पास में पहले तो फैमिली रन थे, फिर हमने जो सीखा भाई विदेशों से सीखे, तो हमने सीख लिया सारे कहां से सीखे हैं, ये हमारे जो है वो यूके से, तो ब्रिटिशर्स का राज था, तो इसलिए अपन ने बिजनेस कैसे चलाते हैं तो उसके अंदर जो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है वो कहां से सीखी है, यूके वालों से सीखी है। और यूके वाले जो है वो क्या रहते हैं, वो ऐसे फालतू की चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं, जैसे कि भाई आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप टाइम पर आए कि नहीं आए, क्योंकि साहब 9 बज गए, 9 अभी कैसे नहीं आए, 9:10 कैसे हो गए, ये क्या हो गया, अब तनख्वाह कटेगी। तो ये इस तरीके की बातें जो है वो यूके में, यूरोप में थोड़ी ज्यादा की जाती है। ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कि भाई आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं क्या नहीं पहन रखे, उसके ऊपर ज्यादा जोर जो है वो दिया जाता है। यानी प्रोसेस के ऊपर ज्यादा जोर है, प्रक्रियाओं पर ज्यादा जोर है, नियमों पर ज्यादा जोर है, क्वालिटी पर उतना जोर नहीं होता कि आप 9 बजे आ तो गए, फिर किया क्या, आगे किया कुछ नहीं, आगे जो है वो सो गए, उसके बाद में आराम से बैठे रहे, रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दिए। पर मैं कितना जो है जाता हूँ 9 बजे जो आता हूँ, तो ये फिर 9 बजे क्यों आते हो, थोड़ा लेट ही आ जाया करो, इतनी जल्दी आके क्या कर लेते हो यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर यूके वालों के अंदर जो है ज्यादा किसके ऊपर जोर है, प्रक्रियाओं पर, नियमों पर, इन पर ज्यादा जोर है। इसलिए आप अपने देखो सरकारी ऑफिसर्स के अंदर भी इन्हीं चीजों पर ज्यादा जोर रहता है। जबकि यूएसए के अंदर, यूएसए का जो मैनेजमेंट है वो इन बातों पर इतना जोर नहीं देता कि आप जो है कितने बजे ऑफिस आए, आप जो है वो क्या पहन के आए हो, मतलब डिसेंट कपड़े पहन के आओ, पर ऐसा क्या भाई ये कपड़े हैं, ये आपके यूनिफॉर्म में यही पहन के आनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको टाई लगाना ही पड़ेगी। अभी टाई लगाए, टाई यार कोई लगाते होंगे, यूरोप वोरोप में लगाओ, यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ती है, उसमें क्या टाई लगाए, आदमी मर जाए उसको। टाई लगा के जो है लोग बाग ऐसे घुटन सी महसूस करते हैं। अब कहाँ कोट पहने व्यक्ति कि साहब नहीं, इसके आप ब्लेजर पहनो, कोट पहनो, कहाँ पहने इसी गर्मी के अंदर, कहाँ कोट पहन के घूमता रहेगा। और वो अगर कोट पहन लेगा, टाई पहन लेगा, तो वो परेशान रहेगा कि अरे ये क्या पहन लिया मैंने। उसका दिमाग जो है जिन चीजों पर चलना चाहिए वहां तो चलेगा नहीं, और दूसरा इन बातों पर, एडिशनल चीजों पर जो है ज्यादा दिक्कतें होती है। जबकि यूएसए के अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने इन मामलों के अंदर कई सारी कंपनियों ने बिल्कुल खुली छूट है, आप तो ओपन रहो, आपको जब आना है तब आ जाओ, जब जाना है तब चले जाओ। आपको यहां पर बैठकर आपका दिमाग काम करता है तो यहां बैठकर दिमाग का काम कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं गार्डन में बैठकर मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा तो गार्डन में चले जाओ। आपको कैंटीन में बैठकर अच्छा लगता है तो कैंटीन में चले जाओ। घर अच्छा लगता है तो घर चले जाओ। देश छोड़कर अच्छा लगता है देश छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहां सही लगे वहां से काम करो, पर काम करो। काम की क्वालिटी में जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कहां से करते हो ये कोई बड़ी मैटर नहीं करता है, तो काम के ऊपर ज्यादा जोर जो है वो दिया जाए। क्या पहनते हो इससे भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, ठीक है। एक डिसेंट, अगर आप आ रहे हो तो डिसेंट कपड़े जो होते हैं वो पहन लो। बाकी ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है जिस ड्रेस कोड को आपको हमेशा फॉलो करना होगा। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कार्य जो है वो ज्यादा किया जाए। और ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बॉस है, ये बॉस है, ये जूनियर है, ये सीनियर है। यूके वाली पद्धति में ये बहुत ज्यादा होता है, जबकि यूएसए के अंदर जो है ऐसा बॉस वॉस कुछ भी नहीं है। बॉस है तो हाँ है, वो भी अपना काम कर रहा है, आप भी अपना काम कर रहे हो। किसी को ऐसा आपको साहब कह के तो किसी को बुलाना ही नहीं है। कोई भी दूसरा अगर कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसको किससे बोलते हैं, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी नहीं कि भाई पीछे तुम्हारा क्या है, कौन सी जाति से, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ किससे पुकारा जाएगा, व्यक्ति को फर्स्ट नेम से जो है वो पुकारा जाएगा, और फर्स्ट नेम से ही बात की जाती है सभी से, चाहे वो कितना ही सीनियर हो। अब सुंदर पिच्चा ही है तो उसको सुंदर ही कहेगा लोग, और सुंदर क्या हालचाल है, सुंदर कहेगा हालचाल बढ़िया है। चाहे वो एकदम नया इंटर्न आया हुआ हो, वो भी जो है वो किससे बात नहीं करते, किसी से भी इस तरीके से जो है वैसा साब वाब लगा के ऐसे कोई चापलूसी कर रहे हैं, वो ऐसा वाला कल्चर जो है वहां पर नहीं है। तो वर्क कल्चर, एक अच्छा वर्क कल्चर जो है वो कहां से लाया जाता है, यूएस वगैरह के अंदर, या फिर जो भी विदेशी कंपनी आती है वो अपने साथ में एक बढ़िया वर्क कल्चर लेकर आती है। तो ये भारत के अंदर हुआ ना, ये 5 days a week, ये 5 days a week कहां से आया ये कि 5 दिन ही काम करो, ये क्या 6-6 दिन जो है काम करते हो।
तो 5 days a week होता है। कई सारे आईटी कंपनियों में भी, अब तो गवर्नमेंट में भी इन्होंने लागू कर दिया है। गवर्नमेंट में तो जबरदस्ती लागू कर दिया, ये तो वैसे काम नहीं कर रहे थे, अब 5 दिन का और है, और फिर वो बीच बीच में इतनी लंबी लंबी छुट्टियां और आ जाती है। तो पर वहां कि भाई 5 दिन काम करो, बाकी जो है 2 दिन आप एंजॉय करो, 2 दिन आपके हैं और 5 दिन आप जम कर काम करो। इवन कई नॉर्वे वॉर्वे यहाँ तो जो है 4 दिन 4 days a week ही है। तो अभी बीच में तो बातें चली थी कि 4 days a week कर देना चाहिए। अब भारत में अगर 4 days a week हो जाए कि साहब 4 दिन ही है, तो 4 दिन तो ये है, और फिर 2 दिन के लगा देंगे सीएल, और फिर जो है वो पूरा वीक ही 1 दिन तो करा देंगे मैनेज, ऐसे जैसे करके गए थे नहीं गए थे, तो पूरा वीक ही क्या हो जाएगा, छुट्टी पर ही रहेंगे लोग बाग। तो इसलिए अब इंडिया में एज इट इज भी उसको कॉपी नहीं कर लेना चाहिए, परंतु जो जो उनकी अच्छी प्रैक्टिस है उन अच्छी प्रैक्टिस को हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो इन्होंने विदेशों से जब कंपनी आती है तो क्या लेकर आती है, वो अपने साथ उन्नत तकनीक लेके आती है, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आती है, और प्रबंधन की तकनीक लेके आती है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेके आते हैं, और इसके अलावा विपणन, मार्केटिंग, कि आप अपनी चीज को कैसे बेचो, कि अपन को बेचना आता नहीं है, अपन अपनी चीज जो है वो बनाते तो है, कई चीजें बहुत अच्छी बनाते हैं, पर फिर भी उसको कैसे बेचा जाता है, बेचने के लिए उसकी कैसे ऐड कैसे बनाओगे उसका, और उसको जो है कैसे पैकेट बनाओगे, उसकी पैकेजिंग किस तरीके से करोगे, पैकेजिंग ऐसी करोगे अगला देखते लगे कि अरे हाँ ये चीज तो अपन को लेनी चाहिए, कि भाई आपको मैकडी है तो उसकी ऐसा ब्रांडिंग इस तरीके से कर रखी है कि यार वाह यार मैकडी का बर्गर, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैकडी का बर्गर, मैकडी का बर्गर। अब जोधपुर मिर्ची बड़े को ऐसे क्यों नहीं करते हो, आदमी के ऐसा मिर्ची बड़ा खा लो, अरे यार क्या खाता रहता है मिर्ची बड़े फर्ची बड़े, ये छोड़िए फालतू की चीजें, बर्गर खा ले, हाँ बर्गर जरूर खा सकते हैं, अरे उससे तो ठीक ही है, परंतु उसकी वैसी मार्केटिंग नहीं हो रही, उसको जिस तरीके से उसको मार्केट किया जाना चाहिए वैसे मार्केट नहीं हुई, और मार्केटिंग नहीं हुई तो फिर वो आप एक क्षेत्र विशेष के अंदर ही रह जाएगा, पर दुनिया के अंदर जो हम उसको ऐसा भेज नहीं सकते, या फिर उसको खाने से व्यक्ति को फील भी नहीं आता। एक तो उनकी आप कोई चीज खा रहे हो, खाते आपको ये थोड़ा इलीट फील आए, क्या यार अरे वाह आज तो बर्गर खाया तो ये थोड़ा ठीक लगे, या पिज्जा खाया तो व्यक्ति को थोड़ा ठीक लगे, मिर्ची बड़ा खाए तो उसको क्या लगे, मिर्ची लगे और कुछ नहीं लगे। तो इसलिए अब पर अगर इसकी मार्केटिंग ढंग से की जाए, मार्केटिंग ढंग से की जाए तो इससे भी आपको इलीट फीलिंग आ सकती है, इसके अंदर भी जो है इलीट फीलिंग आ जाए, क्या भाई ये कोई मैसी वैसी को बना लो उसका ब्रांड एम्बेसडर, और मैसी के साथ फुटबॉल खेलने से पहले एक मिर्ची बड़ा, और एक मिर्ची बड़ा खाए और फिर लगाए किक, तो कहे यार मिर्ची बड़े खाने से यार वर्ल्ड कप जीता जा सकता है, और वर्ल्ड कप जीतने वाले लोग भी मिर्ची बड़े खाते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत कोई इलीट चीज है, तो अपन को भी इसको खाना चाहिए। तो ये मार्केटिंग जो है वो अपने दिमाग में इतनी आती नहीं है, पर उनके दिमाग में आती है। ठीक है, जब ये कोको कोला वगैरह आई इंडिया के अंदर तो उन्होंने कर दिया ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, इतनी बार कहा कि मतलब फिर ठंडा, कि घर में कोई आया मेहमान के साथ ठंडा, हाँ ले आओ, क्या क्या लेके आना है, इसका मतलब कोका कोला ही लाना है, चाहे और कुछ नहीं। वो तो इनके ये बाबा रामदेव पीछे पड़ गया, जो कर दिया इनका बिजनेस खराब। बाबा रामदेव ने कहना कर दिया कि टॉयलेट साफ करने का पानी है ये, तो इसको कहा, इसको क्या पी रहे हो, तो लोग पीते पीते वो जो फीलिंग है वो खराब हो गई कि यार थोड़ी देर पहले तो बड़ी इलीट फीलिंग आ रही थी और अब बकवास फीलिंग आ रही है। तो उसको इससे कोको कोला और इनकी पेप्सी इनकी जो सेल्स है वो बड़े स्तर पर डाउन हो गई, और फिर भारतीय थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए, हेल्थ कॉन्शियस के नहीं साहब हम तो जूस पियेंगे, जूस पियेंगे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो उन्होंने अपने जूस भी निकाल दिए, उन्होंने कहा जूस भी पियो तो किसी और का क्यों, हम ही हमारे कोको कोला मत पियो, हमारा जूस पी लो, पर जूस तो हम ही पिलाएंगे तुमको। तो वो कंपनियां जो है वो अपने स्ट्रेटजी को बदलने में भी बहुत आगे रहती है कि भाई जल्दी से किस तरीके से उसको जो है वो बदला जाए। फैशन को इंट्रोड्यूस करने में वो लोग आगे रहते हैं, हर थोड़े दिनों में कुछ नई नई फैशन जो है वो लाते रहते हैं। जीन्स ले आए हो, सब ब्लू जीन्स पहनो, ब्लू जीन्स पहनो, पहले सब बिना ब्लू जीन्स, अगर किसी ने ब्लू जीन्स नहीं पहन रखी इसका मतलब वो आदमी मॉडर्न नहीं है, मॉडर्निटी से जोड़ दिया आपको इससे। ब्लू जीन्स का मतलब मॉडर्निटी, जबकि ब्लू जीन्स का यूज जो है वो वहां कहां किस में होता था, कोयले की खदानों में होता था। हाँ, कोल माइनिंग्स में यूज करते थे, कोयले की खदान में जो मजदूर होते थे वो मजदूर पहना करते थे जीन्स, और ये इसका कपड़ा इतना मोटा होता है तो इसको धोने की जरूरत नहीं होती थी और वह अंदर वो फटता नहीं था, इस वजह से इसका जो है वो प्रयोग में लिया जाता था। पर अपन जो है कॉपी कैट है और अपन ने उसी को क्या कर लिया, एज इट इज जो है उसको नहीं नहीं अरे ये मॉडर्निटी है, और उन्होंने उसको भी मॉडर्निटी के रूप में अपन को चिपका दिया, अपन ने चिपका दिया, अपन ले भी लिया। तो क्या कि मॉडर्न कैसे होगा, सब जीन्स पहनो तो मॉडर्न होगा, और अब तो क्या फटी हुई हो तो और ज्यादा मॉडर्न हो।
जीन्स जितनी फटी हुई हो, मतलब कोई आदमी हो सीधी सीधी जीन्स हो तो आदमी कह रहे यार तेरे क्या आजकल बुरे दिन चल रहे हैं, क्या बात होगी, क्यों, अरे तेरी जीन्स ही फटी हुई नहीं है, इसको तो फाड़ तो सही थोड़ी बहुत, फटी हुई जीन्स के कोई पैसे दे। पर अब जो है वो उसके पैसे दिए जा रहे हैं, और कई बड़े बड़े स्टोर पर आप जाओ तो वहां पर आपको खूब फटी फटी कपड़े जो है वो दिखेंगे कि भिखारी भी नहीं पहने ऐसे कपड़े जो है वो पहनते हैं, और लोग बाग कैसे पहनते हैं उसको, इलीट फील करके, अंदर से फीलिंग उनके आ रही है कि साहब अपनी है इस दुनिया के अंदर, जो सबसे मॉडर्न है, सबसे ज्यादा फैशन जो है वो अपनी है। तो फटे हुए कपड़े भी आपको पहना दिए गए, किससे, मार्केटिंग से। मार्केटिंग की ये शक्ति है, मार्केटिंग के अंदर आपको जो है वो घटिया से घटिया खाना खिलाया जा सकता है, आपको घटिया से घटिया कपड़े पहनाए जा सकते हैं, फिर भी आपको अच्छा लगेगा कि अरे वाह यार अपन है तो सही यार, चीज तो अपन है, दिमाग तो अपना बहुत तेज चलता है। तो अब ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज जो है कौन लेकर आता है, वो विदेशी कंपनियां लेकर आती है। तो अपन को भी उनसे सीखना चाहिए। तो भाई जब वो ऐसा कर सकते हैं, वो फटे हुए कपड़े पहना सकते हैं, तो आपके पास में तो कई सारी चीजें जो बहुत अच्छी है, और अच्छी है तो उनको भी आप जो है वो अच्छे से बेच सकते हो दुनिया के अंदर, परंतु उसकी प्रॉपर मार्केटिंग करने की जो है वो जरूरत है। कि अगर आप चीजों को ऐसे करते हो कि भाई ये गरीबों की है, गरीबों की है, तो लोग नहीं पहनेंगे। देखो चीजों को क्या करना पड़ता है, स्टेटस के साथ में कई चीजें जुड़ी हुई होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो स्टेटस के साथ जुड़ी होती है। लोगों का इवन खान पीन पान भी स्टेटस से जुड़ा होता है, उनको लगता है कि अपन खाए पिए तो अच्छा अच्छा खाए पिए, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए। जैसे ये रतन टाटा ने जब वो नैनो निकाली, तो नैनो का प्रोजेक्ट फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि उसके साथ ये जोड़ दिया कि गरीबों की गाड़ी है। अब आपने गरीबों की गाड़ी है तो साहब कोई खरीदना उसको नहीं चाहेगा कि अरे यार ये पहले तो गरीब नहीं थे, मोटरसाइकिल पे घूमते थे, अच्छा अच्छा स्टेटस था, जैसे ही अपन ने नैनो खरीदी तो लोग अरे यार कहते गरीबी चल रही है तुम्हारे, नैनो में घूम रहे हो। तो उसके साथ में जो गरीब शब्द ऐड किया है उसके कारण उसकी सेल्स जो है उतनी बढ़ी नहीं। तो ये मार्केटिंग का डिजास्टर है कि आपने जो है वो एक पूरा पूरा बड़ा प्रोजेक्ट फेल कर दिया, और वो भी किसके लिए, आपके इस कैंपेन के अंदर कि भाई मैं गरीबों के लिए गाड़ी निकाल रहा हूं, गरीबों के लिए। तो गरीबों के लिए गाड़ी निकाल रहे हो तो फिर तो गरीब ही खरीदे उसको। और कोई भी व्यक्ति गाड़ी खरीद के गरीब फील करना नहीं चाहता कि मैं गाड़ी भी खरीद लूं, 4 व्हीलर भी है मेरे पास में, और मैं गरीब भी हूं, मेरे पैसे भी लग गए और अभी भी अपन क्या रह गए, गरीब ही रह गए। और जबकि उससे पहले कोई कहता नहीं था तुम्हें कि तुम गरीब हो, पर अब हर आदमी आकर तुम्हें क्या कह रहा है कि तुम क्या हो, गरीब हो। तो ये गरीब फील करना कोई भी नहीं चाहता। व्यक्ति क्या चाहेगा, अमीर फील करना चाहेगा, और अमीर फील करना चाहेगा तो उसके लिए उसकी मार्केटिंग ऐसी हो कि अरे नहीं यार आप तो ये लो, और ये गाड़ी लेते आप जो है आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी और आप जो है इलीट क्लास के अंदर आ जाओगे। तो फिर आदमी को लगे हाँ यार अब चलो उस इलीट क्लास में चलने का समय आ गया है, तो ये गाड़ी जो है वो खरीदी जाए। तो मार्केटिंग के कैंपेन्स ये भी हम कहां से सीखते हैं, इनसे। ये कंपनी आती है तो भी साथ में लेकर आती है। और क्या होता है इनके कारण, विदेशी कंपनियों के कारण, विदेशी कंपनियां जब आती है तो इनसे घरेलू कंपनियों को मिलता है प्रतिस्पर्धा, डोमेस्टिक कंपनियों को कंपटीशन होता है। और कंपटीशन जो है वो आपको अपनी चीजों को सुधारने के लिए बाध्य कर देता है कि आपको अगर कंपटीशन ना हो तो आप किसी भी चीज को, कंपटीशन ना हो तो वो धीरे धीरे खराब होती जाएगी। और जैसे कंपटीशन रहेगा तो आप क्या रहोगे, हमेशा सजग रहोगे, हमेशा जो है अपने आप चीजों को, अपनी कमियों को ढूंढते रहोगे और कमियों को और ज्यादा इंप्रूव करते रहोगे। तो इसलिए कंपटीशन को भी बढ़ाने के अंदर काम कौन करता है, ये जो विदेशी कंपनियां वो करती है। इसलिए विदेशी निवेश के लाभ है। लिखो एफडीआई के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। पहला, इससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इट क्रिएट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इट क्रिएट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इट क्रिएट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, जीडीपी में वृद्धि होती है। जीडीपी ग्रोथ हैपन्स। जीडीपी में वृद्धि होती है, जीडीपी ग्रोथ हैपन्स। तीसरा, एफडीआई विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत है। एफडीआई इज अ लार्ज सोर्स, या बिग सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एफडीआई विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत है। एफडीआई इज अ लार्ज सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी। विदेशी मुद्रा का एक बड़ा स्रोत है।
जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, विच इंक्रीजेज फॉरेक्स रिजर्व, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, विच इंक्रीजेज फॉरेक्स रिजर्व, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, विच इंक्रीजेज फॉरेक्स रिजर्व। और अगर फॉरेक्स रिजर्व आपका ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा, तो भुगतान संतुलन का संकट आपके देश में नहीं आएगा। भुगतान संतुलन के संकट से बचा जा सकता है। लिखो, भुगतान संतुलन के संकट से बचा जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैन बी अवॉइडेड। भुगतान संतुलन के संकट से बचा जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैन बी अवॉइडेड। भुगतान संतुलन के संकट से बचा जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैन बी अवॉइडेड। और अगले लिखो, विदेशी कंपनियां अपने साथ, फॉरेन कंपनीज ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज, विदेशी कंपनियां अपने साथ उन्नत तकनीक, प्रबंधन की विधियां, उन्नत तकनीक, प्रबंधन और विपणन की विधियां लेकर आती है। फॉरेन कंपनीज ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। उन्नत तकनीक, प्रबंधन और विपणन की विधियां लेकर आती है। उन्नत तकनीक, प्रबंधन और विपणन की विधियां लेकर आती है। ब्रिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, और लिखो, घरेलू व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है। डोमेस्टिक बिजनेसेस विल हैव टू फेस कंपटीशन। घरेलू व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है। डोमेस्टिक बिजनेसेस विल हैव टू फेस कंपटीशन। घरेलू व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है। डोमेस्टिक बिजनेसेस विल हैव टू फेस कंपटीशन, जिससे उनके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है। विच इंक्रीजेज क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, जिससे उनके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है। विच इंक्रीजेज क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है। और सरकार को बड़ी मात्रा में कर राजस्व प्राप्त होता है। गवर्नमेंट गेट टैक्स रेवेन्यू इन लार्ज अमाउंट। सरकार को बड़ी मात्रा में कर राजस्व प्राप्त होता है। गवर्नमेंट गेट टैक्स रेवेन्यू इन लार्ज अमाउंट। आयात कम हो जाते हैं। इंपोर्ट्स रिड्यूसेस, आयात कम हो जाते हैं। इंपोर्ट्स रिड्यूसेस, तथा निर्यात बढ़ते हैं। imports reduces and exports increases। तथा निर्यात क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। और इससे देश की अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ती है। इट इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। देश की अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ती है। इट इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ती है। तो ये है साहब क्या एफडीआई के लाभ। अब लाभ तो है, परंतु फिर भी कुछ लोग जो है एफडीआई का क्या करते हैं, विरोध भी करते हैं। तो विरोध क्यों करते हैं, तो यानी कुछ आशंकाएं हैं लोगों को। तो क्या आशंकाएं हैं एफडीआई को लेकर, क्यों विरोध करते हैं, विरोध करने वाले क्यों विरोध करते हैं एफडीआई का। देखो, सबसे पहले तो इनको ऐसा लगता है कि भाई विदेशी कंपनियां आएगी तो जो घरेलू कंपनियां हैं वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएगी।
तो विदेशी कंपनी आएगी, उसके पास में जो पैसा है, जो इन्वेस्टेबल कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है, उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, सब चीज़ों में वो ज़्यादा है। और फिर घरेलू कंपनियां, वो इसके अंदर कुछ है नहीं, तो इस वजह से जो घरेलू कंपनियां है या घरेलू व्यवसाय है वो विदेशी व्यवसायों से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये लोग खत्म हो जाएंगे। तो इस कारण एक तो इसका विरोध होता है। दूसरा इनका ये कहना है कि भाई विदेशी कंपनियां आएगी तो वो सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को भी प्रभावित कर सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह को प्रभावित कर सकती है। तो वापस हम उनके कंट्रोल से चलेंगे, उनके हिसाब से कार्य चलेंगे, तो अपने खुद के देश के हित जो है उन हितों को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। फिर विदेशी कंपनियों पर अगर हमारा बहुत अति निर्भरता हो गई तो वो फिर आप अपने खुद स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर सकते। वो कंपनियां आपके ऊपर, अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो तो वो फिर आपको नचाएगी कि अगर आपके पास में खुद का कुछ भी नहीं है, सभी चीजों के लिए उन पे डिपेंडेंट हो, तो वो आज तो है और कल उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया तो कर दिया, या आपके देश से उठ के चले गए तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए अति निर्भरता जो है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है, ओवर डिपेंडेंसी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। और फिर कुछ का ये भी कहना है कि भाई विदेशी कंपनी आती है और वो अपने साथ में कौन सी संस्कृति लेके आती है, पाश्चात्य संस्कृति जो है वो लेके आती है, वेस्टर्न कल्चर ले आएंगी, और इसके कारण हमारा जो कल्चर है वो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो बस ये इनके कंसर्न है। लिखो एफडीआई के प्रति आशंकाएं, अगला लिखो एफडीआई के प्रति आशंकाएं, कंसर्न्स अबाउट एफडीआई। एफडीआई के प्रति आशंकाएं, कंसर्न्स अबाउट एफडीआई। पहला, घरेलू कंपनियां या घरेलू व्यवसाय विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। डोमेस्टिक बिजनेसेस विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट। घरेलू कंपनियां या घरेलू व्यवसाय विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। डोमेस्टिक businesses will not be able to compete with foreign companies। घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, घरेलू व्यवसाय विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। दूसरा है विदेशी कंपनियों पर हमारी अति निर्भरता हो जाएगी। वी विल बी ओवर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंपनीज। विदेशी कंपनियों पर हमारी अति निर्भरता हो जाएगी। वी विल बी ओवर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंपनीज। विदेशी कंपनियों पर हमारी अति निर्भरता हो जाएगी। वी विल बी ओवर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंपनीज। विदेशी कंपनियां सरकारी नीतियों को भी प्रभावित कर सकती है। फॉरेन कंपनीज माइट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल। विदेशी कंपनियां सरकारी नीतियों को भी प्रभावित कर सकती है। फॉरेन कंपनीज माइट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल। विदेशी कंपनियां सरकारी नीतियों को भी प्रभावित कर सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को अपने तरफ बड़ी मात्रा में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सरकार को खरीद लो, जब आपके पास पैसा ही ज्यादा है सरकार को खरीद लो, और फिर अपनी जो नीतियां हैं, जो भी गवर्नमेंट की नीतियां हैं, वो किसके पक्ष में करवा लो, खुद के पक्ष में जो है वो करवा लो। तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे होता है कई देशों में। इधर अफ्रीका के अंदर तो कई देश ऐसे हैं जहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। पहले यूएस का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता था, तो यूएस वाले चाइना वाले वही बनाते थे सरकार, कि कौन किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी, ये कौन निर्धारित करता था, वही लोग निर्धारित करते थे। और वो जहां पर जो भी सरकार में व्यक्ति है या इवन डिक्टेटर भी है, तो डिक्टेटर को भी खड़ा करने का काम जो है वही लोग करते थे। अब डिक्टेटर आपने बना दिया, सारी गवर्नमेंट का कंट्रोल उसके हाथ में है, तो वो फिर सारे जो रिसोर्सेज होंगे वो रिसोर्सेज उन विदेशी कंपनियों को ही देगा, कि विदेशी कंपनियां हैं वो आएंगी और वहां पर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करेगी। तो इस तरीके से जो है वो कंट्रोल भी होता है। और ये कंपनियां लाभ और लाभांश के रूप में, लिखो अगला, ये कंपनियां लाभ और लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा देश से बाहर ले जाती है। दीज कंपनीज will take foreign currency in form of profit and dividend। ये कंपनियां लाभ और लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा देश से बाहर ले जाती है। These companies will take foreign currency out of India in form of profit and
डिविडेंड, तो लाभ और लाभांश के रूप में। तो कंपनी डॉलर लेके आती है तब तक तो अच्छा लगती है अपन को, पर वो लेकर क्यों आई है डॉलर यहाँ पर? लाभ कमाने के लिए। और जैसे वो लाभ कमा के ले जाते हैं अपन को लगता है अरे यार लाभ ले गए अपने से, प्रॉफिट जो है वो ले गए, तो इसलिए हाँ लूट ले गए, लूट लिया अपन को, तो अपन को जो लूटने वाली फीलिंग आ जाती है। और ये कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देती है। देखो ये कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए, दीज कंपनीज स्प्रेड वेस्टर्न कल्चर टू सेल दियर प्रोडक्ट्स। ये कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देती है। दीज कंपनीज स्प्रेड वेस्टर्न कल्चर टू सेल दियर प्रोडक्ट्स। ये कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देती है। दीज कंपनीज स्प्रेड वेस्टर्न कल्चर टू सेल दियर प्रोडक्ट्स। और ये जो कंपनियां होती है विदेशी कंपनियां, ये अधिकतर कंजप्शन वाले, उपभोग वाले क्षेत्र में ही ज्यादा निवेश करते हैं, जहां पर कंजप्शन हो रहा हो सीधा सीधा। ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत लॉन्ग टर्म का है कि साहब 10 साल 20 साल बाद प्रॉफिट आना शुरू होगा, तो ऐसे क्षेत्रों में ये निवेश नहीं करते। ये निवेश कहां करते हैं कि साहब इनको बर्गर बेच दो, इनको ये जो है वो कोई टीवी बेच दो, ऐसी चीजें जो सीधी कंज्यूमर को मिल रही है, तो कंज्यूमर वाली चीजें जो है उसी के अंदर ज्यादा निवेश करते हैं। देखो विदेशी निवेशक मुख्यतया उपभोग क्षेत्र में अधिक निवेश करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स मेनली इन्वेस्ट इन कंजप्शन सेक्टर। विदेशी निवेशक मुख्यतया उपभोग क्षेत्र में अधिक निवेश करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स मेनली इन्वेस्ट इन कंजप्शन सेक्टर। ये आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में निवेश नहीं करते हैं। दे डू नॉट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में निवेश नहीं करते हैं। दे डू नॉट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में निवेश नहीं करते हैं। दे डू नॉट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में निवेश नहीं करते। ये है सब क्या एफडीआई की आशंका है। चलो अभी के लिए तय करते हैं, बाकी अपन कल करेंगे।